तुम रिबॉर्न हुए और पाया कि तुम पहले से ही बहुत आगे हो। वो न सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन छीनना चाहता था, बल्कि तुम पर चीटिंग का भी इल्जाम लगा रहा था। ये देखकर तुम मुस्कुराए। कल्टीवेशन वर्ल्ड में कब से तर्क से काम होने लगा? इस वक्त तुम अपनी जिंदगी की मेमोरीज याद कर रहे थे। 23 साल में ही दादशाइन रैम तक पहुंच गए। पूरे यूजो में ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। कल्टीवेशन के अलावा पीछे था ये फैमिली, यूजो का सबसे बड़ा खानदान, जिसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी। एक आम इंसान लड़की से शादी तय थी। यहाँ तक कि हार्ट डीमन ओथ भी था, जिसमें कहा गया था कि अगर शादी तोड़ी तो सारी कल्टीवेशन गिफ्ट में दे दो। ये सब मेमोरीज देखते देखते तुम्हें हंसी आ गई। सिर हिलाते हुए तुमने उठकर रूम की खिड़की खोली और बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे खड़े हो गए। गहरी सांस ली और दिल का बोझ थोड़ा हल्का किया। जब तुम हवा में खड़े थे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तभी अचानक किसी ने तुम्हारा बंद मेडिटेशन रूम तोड़ दिया। एक लड़की अंदर घुसी और चिल्लाने लगी, दूसरे अंकल को एक टावर में पकड़ लिया गया है, तुम हेल्प करोगे या नहीं? तुमने उस लड़की को ध्यान से देखा। दिमाग में एक ही सवाल था, एक रिफाइनिंग की स्टेज की है और दाचांग रैल्म के मेडिटेशन रूम में घुस गई। वो लड़की आखिरकार बाहर तो देखती है और बाहें बांध लेती है। मोर मजाकिया मुस्कान लाते हुए भी, मैंने सुना है तुम दाचांग रैल्म ब्रेक कर चुके हो। हमारी शाओ मैन तुमसे ब्याही है। हेल्प करो तो ठीक, नहीं करोगे तो शादी रद्द। मैं जरूर बताऊंगी अपनी दी को कि तुमने उसके अंकल को मरने दिया। ठीक है, चलो पहले अपनी औकात पहचानो। वो तुम्हारे भविष्य के अंकल हैं, उन्हें ऑफेंड करके कोई फायदा नहीं। ये बात सुनते ही तुम्हारी आंखों की हंसी गायब हो गई। सिर्फ एक ठंडा तेज मतलब बचा। हजारों सालों के बैटलफील्ड में एक महान वॉरियर का नाम था जो बच्चों को डराता था। दो पावरफुल वॉरियर्स ने भी डर माना था। और आज एक रिफाइनिंग की स्टेज की तुम्हारे सामने इस तरह बोल रही है, रास्ता दिखाओ। ये दो शब्द कहते हुए तुम उसके पीछे चल रही है। दरवाजे पर खड़े कुछ गार्ड्स पर एक नजर डाली। वो लोग तुम्हें नई रेल्म ब्रेक करते देख रहे थे और आराम से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। द चेंग रेल्म का वॉरियर मेडिटेशन में था और ये रिफाइनिंग की ई स्टेज के लोग अंदर घुस गए। ये लापरवाही, इस गुनाह की सजा मौत है। ये 8 शब्द कहते ही उन लोगों की आंखों, कानों, नाक और मुंह से सुनहरा लिक्विड बाहर आया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरे, मौके पर ही खत्म। पीछे एक हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि एल्डर्स को बताओ। आगे चलती लड़की ने आवाज सुनी, पलटी देखने के लिए, पर तुमने उसे रोक दिया। क्या हुआ? हटो, देखने दो। तुमने उसका गला पकड़ा, पूरी टोली को जमीन से ऊपर उठा लिया। अभी तुमने क्या कहा? वो जोर से छटपटा रहा था, लेकिन तुम्हारी आधी भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं झेल सका। डीमन एम्परर, क्या तुम इतने बड़े होकर कमजोरों पर जुल्म करते हो? क्या दुनिया तुम्हारी बुराई नहीं करेगी? तुम और चौड़ी मुस्कान के साथ बोले, माफ करना, यही मेरे कल्टीवेशन का मकसद है, ताकतवर बनकर कमजोरों पर हावी होना। बात खत्म होते ही फॉरबिडन टेक्निक, पॉइजन सोल टेक्निक एक्टिवेट हुई और उसके दिमाग की सारी मेमोरीज खींच ली गईं। उसकी आंखें बुझ गईं और वो सीधा जमीन पर गिरा, एकदम मूर्ख बन गया। तुमने हाथ झाड़ा जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। नई मेमोरीज स्कैन की। टियानसिंग टावर। उसके अंकल लिम बोयू के पास एक पैसा नहीं था, फिर भी यूजो के सबसे महंगे टावर में जाकर पैसे उड़ा रहा था। साफ था कि युआन शेन के पागलपन का फायदा उठाकर उसे बिल का पत्थर बनाने की सोच रहा था। घटिया सोच। तुम सीधे तियानसिंग टावर पहुंचे। भीड़ में खड़े होकर लिन गयू को नशे में गुलगपाड़ा मचाते देखा। साथ ही यूजो की सारी पावर, लोकेशंस और स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की जानकारी दिमाग में स्टोर कर ली। उस ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी में तो बस प्यार मोहब्बत की बातें भरी थीं, ये ज्यादा काम की थी। अभी जाने वाले थे कि एक किंग युआन स्टेज की मेड दबी हुई आई। यंग मास्टर, फैमिली का ऑर्डर है, आप तुरंत वापस आएं। यंग मास्टर सुनते ही पूरा टावन शांत हो गया। सब देखने लगे। नशे में धुत लिंग गयू ने वाइन पॉट उठाया, डकार मारी और वेटर की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो वो मेरी भांजी का होने वाला दामाद है, बिल उसी से लो। बेटा तेजी से तुम्हारे पास आया। उनका कुल बिल 3,70,000 सिल्वर टेल्स है। आपकी टेबल का 2 तेल, कुल मिलाकर 3,70,000 दो तेल। तुम हंसे। स्टोरेज रिंग से 2 तेल निकाले, टेबल पर रख दिए। वेटर को झटका लगा। यंग मास्टर, ये तो ठीक नहीं है, मैंने उनकी शराब नहीं पी, नहीं उनका बिल भरने का वादा किया। मेरी टेबल का 2 तेल नहीं है क्या? 3,70,000 तेल? वो क्या पैदाइश से शराब के कुंड में पले हैं? वेटर की आंखें घूम गईं। वो मुड़ा और मैनेजर को बुलाने चला गया। मैनेजर आया, नशे में लिन गयू को देखा, फिर तुम्हें देखा और सीधे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगा कि यंग मास्टर, सुना है आपकी उनकी भांजी से शादी तय है। तुमने शांति से कहा, हाँ, लेकिन जल्द ही नहीं रहेगी। मैनेजर का चेहरा फीका पड़ गया। कौन नहीं जानता कि ये फैमिली का, ये यंग मास्टर लिन फैमिली का सबसे बड़ा दीवाना है। पहले तो बस लिन फैमिली के लोगों के इशारे पर सब मान लेता था, लेकिन आज क्या हो गया ऐसे? मैनेजर ने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, नाटक बंद करो, वो तुम्हारे रिलेटिव हैं, तुम नहीं भरोगे तो कौन भरेगा? क्या तुम पैसे देने से भागना चाहते हो? तुमने ठंडी हंसी के साथ आस्तीन मोड़ी और एक मुक्का मारा। मैनेजर के मुंह से सुनहरी रोशनी निकली और वो उड़कर एक खंबे से जा टकराया। बस एक सांस बची थी। द चेन क्रशर एक साथ खुल गई। पूरे टावर में हर कोई जमीन पर दब गया। सिर उठाना मुश्किल था। तुमने एक एनर्जी थ्रेड मैनेजर के चेहरे पर डाली और ठंडे स्वर में कहा, शराब जिसने पी, बिल वो भरेगा, सही है ना? मैनेजर के मुंह से सुनहरा लिक्विड टपक रहा था, पर वो हाँ हाँ करने लगा। तुम लिन गुयू की तरफ मुड़े, क्रशर हटाई। वो आजाद होते ही तुरंत मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगा और धमकियां देने लगा, गालियां बकने लगा। तुम्हें सुनने का मन नहीं था। मैनेजर पूरी तरह घबरा गया। तुम मुस्कुराए,
ठीक है, मैं इंसाफ करता हूँ, उसके पास पैसे नहीं है तो 3,70,000 तेल में उसकी जान खरीदी जाए, कैसा रहे? मैनेजर का दिमाग घूम गया। तभी अचानक ऊपर से एक विशाल सील जमीन पर गिरा, सीधे लिन गुयू के ऊपर। सुनहरी एनर्जी ऊपर से नीचे बह गई। मैनेजर उल्टी कर देता, लेकिन तुमने वो एनर्जी थ्रेड जो उसकी जान पकड़ी थी हटा ली। उसका शरीर तुरंत ढीला पड़ा और वो वहीं खत्म हो गया। तुमने पूरी जगह एक नज़र डाली, ठंडी आवाज में कहा, लिन गुयू का बिल उसकी जान से चुकाया गया, मेरे 2 ताल पहले ही रखे हैं, यहाँ मौजूद सब गवाह हैं। बात खत्म करके तुमने नजरें झुकाई और देखा, वो मेड जमीन पर दबी थी, कांप रही थी। शांत आवाज में पूछा, फैमिली ने क्या काम था? मेड ने सिर उठाया, चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, होंठ कांप रहे थे। यंग मास्टर, जल्दी चलिए, एक लड़की गवाह लेकर फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में गई है, आप पर चीटिंग का इल्जाम लगाया है। तुम सुनकर हंस पड़े। एक ऑर्डिनरी इंसान बिना कल्टीवेशन के खुद चलकर ट्रबल लेने आई, वो कहाँ है? अगले ही पल तुम मेड के साथ ये फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में थे। हॉल में ये फैमिली के 36 एल्डर्स, 365 हॉल मास्टर्स, फैमिली हेड के माता पिता और वो सीनियर एल्डर जिसके पास 10 पावरफुल टेक्निक्स थे, सब मौजूद थे। भीड़ में 500 से ज्यादा लोग, सब उस रोती हुई लिन शू लिंग के इर्द गिर्द थे, यानी ओरिजिनल बॉडी की वो ऑर्डिनरी मॉडल होने वाली पत्नी। वो एंसेस्ट्रल टैबलेट के सामने घुटनों पर बैठी थी, जार जार रो रही थी। जैसे ही तुम अंदर आए और जोर से रोने लगी, फैमिली हेड, आप इंसाफ दीजिए, ये हुआंग तियान ने मुझे बहुत तकलीफ दी, कस्में खाकर मुझे धोखा दिया, पीठ पीछे किसी और लड़की से मेल जोल रखा। तुमने झट से फोल्डिंग फैन खोला, अकेले 500 लोगों के सामने खड़े हो गए, चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं। शांत आवाज में कहा, सुना है किसी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। तुम एक क्षण में लिन शूलिंग के सामने थे, ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराकर बोले, शक्ल बस ठीक ठाक है, लेकिन रोती है तो दिल पर असर होता है। ये एक जुमला पूरे हॉल में बम की तरह फटा। एल्डर्स ने तुरंत हाथ मारे, उंगलियां उठाईं, जोर से डांटने लगे, कहने लगे तुम शेमलेस हो, और लिन शू लिंग से माफी मांगने को कहा। 300 से ज्यादा हॉल मास्टर्स ने भी आवाजें उठाईं, कहा सख्त सजा होनी चाहिए। कुछ ने तो तुम्हारे टीचर पर भी एक्शन लेने की बात की। चारों तरफ से गालियों की बौछार थी, लेकिन तुमने पलक भी नहीं झपकाई। फैन बंद किया, स्पिरिचुअल एनर्जी से आवाज दबाई, ये सब बेबुनियाद है, प्रूफ, एविडेंस। बात खत्म होते ही एक शख्स, सन हावरान, घुटनों पर आकर चिल्लाया कि उसने तुम्हें गु यून पवेलियन में एक दिन रात देखा और ये भी कि तुमने हेवेंस ओथ लिया था। सीनियर एल्डर तुरंत भड़क गया, लाठी पटकते हुए गाली देने लगा, बोला, तुम जानवर जैसे हो, मौत से माफी मांगो। तुम्हारे पिता, ये फैमिली हेड, ये यान उठे और बोले, रुकिए, विटनेस आ गया, फिजिकल प्रूफ भी है। सुनहाव रान ने 2 चीजें निकाली, एक फैंसी वेन्यू का बुकिंग लिस्ट जिस पर तुम्हारा नाम था, और एक गोल्डन स्पॉटेड हैंकरचीफ। सीनियर एल्डर ने हैंकरचीफ देखा और रोने लगा, बोला कि ये फैमिली में तुम जैसा ही एक बुरा इंसान हो सकता है। एल्डर्स और हॉल मास्टर्स फिर एक साथ शोर मचाने लगे, सजा देने और मौत मांगने की बातें हुई। सीनियर एल्डर ने ये सब ये यान पर ही थोप दिया। ये यान का चेहरा सफेद हो गया, वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगे। तुम नीचे से सब देख रहे थे, साफ समझ आ रहा था, ये बुढ़ा पब्लिक जस्टिस के नाम पर ये फैमिली की पावर छीनना चाहता था, और लिन शुलिंग तुम्हारी द चैन कल्टीवेशन चाहती थी। दोनों मिलकर बहुत बड़ी चाल चल रहे थे, जो आधे साल पहले से बिछाई जा रही थी। ओरिजिनल बॉडी जैसे लव स्ट्रक आदमी के लिए ये जाल था। बिल्कुल वैसे ही सीनियर एल्डर ने ये आन को दबाकर तुम्हारी तरफ देखा, ये हुआंग तियान, तुमने खुद ही ओत तोड़ा, अब अपनी सारी कल्टीवेशन लिन शुलिंग को देनी होगी। मैं खुद देखूंगा। तुमने एक हंसी से कहा, अच्छा प्लान है। लिन शुलिंग अचानक, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया, सीधे जज बनकर बोली, तुम्हारी कल्टीवेशन मुझे नहीं चाहिए। मैं बस ये बताना चाहती थी कि कल्टीवेशन होने से कोई जो चाहे नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था, न शुरुआत से न अब। अगर तुमने जबरदस्ती मैरिज तय न की होती तो मैं कभी तुमसे बंधती नहीं। ये सुनते ही तुम हंस पड़े, तालियां बजाईं। वाह, बिल्कुल वही बात। जब ओरिजिनल बॉडी के पैसों महंगी महंगी चीजें खरीदती थी, तब कहती थी तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये बस तुम्हारे प्यार की निशानी है। बिल्कुल वैसा ही, अगर ओरिजिनल बॉडी होती तो इसी वक्त वो झुक जाता और कल्टीवेशन दे देता। तुम आगे बढ़े, तुम्हें कल्टीवेशन देनी होगी, जल्दी क्या है? लिन शूलिंग का रंग उड़ गया, वादा करने वाले को निभाना होता है, ये तो बच्चा भी जानता है। एल्डर्स फिर उठ खड़े हुए, कहने लगे कि तुम झूठे हो, ये फैमिली को शर्मिंदा कर रहे हो, कल्टीवेशन तुरंत दो। सीनियर एल्डर तो सबसे ज्यादा कड़लाते बोल रहा था, जैसे तुम्हें अभी वहीं खत्म कर दे। तुम बस खड़े सुनते रहे आधी घड़ी तक। तब आसमान में एक परछाई आई, तुमने धीरे से आंखें खोली और 2 शब्द कहे, आ गए। ओरिजिनल बॉडी के टीचर, कंसीव्ड वॉइड रेल्म वाली गूसी फेरी, 2 शिष्यों के साथ एंसेस्ट्रल हॉल के ऊपर उतरी। मुंह खुलते ही जज की आवाज में बोली, ये हुआंग तियान मेरे शिष्य होकर चीटिंग के इल्जाम में गिर गए। 10 साल मैंने पाला। एक लॉन्ग सॉर्ड उनकी आस्तीन से निकला और सीधे तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन में गिर गया। उनकी साफ और रोबीली आवाज आई, खुद ही अंत कर लो। खुद ही अंत? तुम जोर से हंसे, इतना कि सीना हिल गया। बिल्कुल परफेक्ट। पहले मिलकर तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज, ओरिजिनल बॉडी तोड़ने की कोशिश की, लाइफ टाइम की कल्टीवेशन छीनने की साजिश, और आखिर में तुम्हारे सबसे करीबी टीचर गूसी खुद तलवार लेकर आ गई, शुरुआती शब्दों में ही जान मांग ली। तुम्हारी ये दीवानी हंसी देखकर सब वहीं जम गए। क्या ये लड़का प्रेशर में टूट गया?
तभी लिन शुलिंग अचानक आगे आई। उसे अब सिचुएशन समझ आ गई थी। अगले ही पल वो पलटी और तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया। चेहरे पर थोड़ा दुख दिखाया, लेकिन आवाज में वो ठंडा लॉजिक था। मैंने कहा था कल्टीवेशन जरूरी नहीं, जरूरी है एटीट्यूड। भले ही तुमने जबरदस्ती ये रिश्ता बनाया, मैंने तुम्हें चांस दिया, तुमने मेरे जज्बातों को ठुकराया। ये कल्टीवेशन तुम्हारी सजा है, जो तुमने खुद कबूल की है। मौत के मुंह में खड़े होकर भी माफी नहीं मांगोगे। तुम खिलखिलाकर हंसे। असलियत तो यही है। कितनी ही ऊंची ऊंची बातें, मतलब बस ये कि बिना मेहनत के तुम्हारी कल्टीवेशन हड़प लो। इसी वक्त गूसी आए फेरी धीरे से नीचे आई। लिन शूलिंग को दो बातें समझाई, फिर पलटकर तुम्हें गुस्से से देखते हुए सीधे कहा, कल्टीवेशन शूलिंग को कॉम्पनसेशन दो। वो पहले से ही सनहावरान के साथ थी। अगर तुम बीच में ना आते तो उन्हें इतने साल अलग ना रहना पड़ता। तुम बस एक जान और कल्टीवेशन खो रहे हो। शूलिंग ने एक सच्चा प्यार खोया। ये मेरा आखिरी लेसन है। अगर तुम ठीक से जाना नहीं जानते तो मैं तुम्हें ठीक से भेजूंगी। बात खत्म होते ही उन्होंने सीधे तलवार खींची और तुम्हारी तरफ दौड़ी। ये फैमिली के एल्डर्स एक एक करके कूद पड़े, शोर मचाने लगे। बस एक ही बात, कल्टीवेशन दो और माफी मांगो। ये नाटक देखकर तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आया। एक पल में तुम फैमिली हेड ये यान के सामने थे। पिताजी, इतने लोग मुझे मारना चाहते हैं, क्या आप कुछ करेंगे? ये यान ने मुट्ठी भींची, दांत पीसते हुए मन में मैसेज दिया, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? बस थोड़ा रुको, मैं बात करूंगा। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पत्नी खड़ी हुई और सीधे तुम्हें गालियां देने लगी, तुम्हें मारने की मांग करने लगी। तुमने एक उंगली उठाई, वो तुरंत वहीं जम गई, हिल भी नहीं सकती थी। फिर ये यान को देखा। तुम सच में नहीं जानते कैसे निकले इस सिचुएशन से। ये यान ने नीचे सिर झुकाया, आवाज भारी थी, बहुत कमजोर हो। तुम हंसे, ठीक है तुम बचे, इसे फ्री कर दो, कहकर तुम उड़े और नीचे शोर मचाते एल्डर्स के सामने आ गए। हाथ उठाया और हवा में वो गोल्डन स्पॉटेड हैंडकरचिफ वाला फिजिकल प्रूफ एक झटके में उड़ गया, राख हो गया, हवा में मिल गया। अब बताइए प्रूफ कहाँ है? पूरी जगह खामोश हो गई। सीनियर एल्डर गूसु चियानियन का चेहरा हरा हो गया, लाल आंखों से चिल्लाया, तुमने सबके सामने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया। प्रूफ न हो तो भी विटनेस तो है, तुम बच नहीं सकते। तुमने शांत मुस्कान के साथ आसमान की तरफ उंगली उठाई, एक एक शब्द बोला, 9 heavens mysterious thunder to divine lightning, one thought summons darkness, one yin calls the storm। बोलते ही आसमान में बादल घिर आए, तूफान उठा और अगले ही पल एक गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट जमीन पर गिरी। रोशनी ऐसी चमकी, गड़गड़ाहट ऐसी भारी, हवा में जल की गंध। सुनहावरान, उसने 2 बार पुकारा। तब एहसास हुआ कि सुनहावरान जहां खड़ा था वहां सिर्फ राख बची थी, परछाई तक नहीं। सुनहावरान, वो पागल की तरह राख के पास झपटा और वहीं टूट गया। सीनियर एल्डर का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि तुम उसके सामने ही एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दोगे और विटनेस को खत्म कर दोगे। ये सीधे उसे नजरअंदाज करना था। एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर्स ये हुआंग तियांग को पकड़ो, बाद में सजा देंगे और मुनासिब वक्त पर फांसी। गूसी फेरी का चेहरा इतना अंधेरा था जैसे पानी टपक पड़े। जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने क्राइम ही नहीं माना, बल्कि सबके सामने किसी को हर्ट किया। आज यहीं तुम्हें खत्म करूंगी। अचानक हवा में उड़ी, तलवार फेंकी, वो हजारों तीखे ब्लेड्स में बदल गई और तुम पर बारिश की तरह गिरने लगी। तुमने एक नज़र में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी की खासियत भांप ली। श्वानचा बॉडी, कल्टीवेशन के लिए सबसे टॉप स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ही बर्बाद हो जाए तो नुकसान होगा। ब्लेड्स आने से पहले ही तुमने अपनी एनर्जी से हवा में उड़ती यूसीआई को एक झटके से पैरों तल गिरा दिया और एक पैर उनकी पीठ पर रखा। ठंडी हंसी के साथ बोले, तुमने मुझे बहुत रूल सिखाए, एक बात मैं तुम्हें सिखाता हूँ, एब्सोल्यूट पावर के सामने सारे रूल्स बेकार हैं। तुमसे निपटने के लिए मेरा एक पैर ही काफी है। मुस्कुराते हुए पूरे हॉल को देखा। अगला। सीनियर एल्डर गू सू चियान यून तुरंत चिल्लाया, कहा कि तुम अपने टीचर को हर्ट करके सब धोखा दे रहे हो, दुनिया तुम पर थुकेगी। बात खत्म होते ही उसका शरीर सीधे बर्स्ट हो गया, बिखर गया। तुमने कान खुजाया, उंगली पर फूंक मारी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझ पर कोई इल्जाम नहीं। चुप हो, मतलब माना। अगला कौन? एक एल्डर ने खड़े होकर चिल्लाया, कहा कि तुमने मर्डर किया, यूजुअल लॉ ब्रोकन की, हेवन फेंग डायनेस्टी को रिपोर्ट करेंगे और तुम्हें सजा दिलाएंगे। तुमने सिर हिलाया और वो एल्डर एकदम जम गया। तुमने हल्की फूंक दी, वो पूरा पत्थर की मूरत बन गया। अगला। अब कोई सांस भी लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक उंगली उठाई, कुछ एल्डर्स जो पीछे चुपके से फुसफुसा रहे थे वो पत्थर के बन गए। मैंने बोलने का मौका दिया था, छुपकर फुसफुसाना, क्या मैं तुम पर कम दयालु था? सबके सब कांप गए, कोई जवाब नहीं दे सका। तुम हल्के से हंसे। चुप हो, मतलब दिल में कुछ है। बात मानी ही। एक एल्डर घुटनों पर रेंगते हुए उठा, चेहरे पर अजीब और डरी हुई मुस्कान थी। बार बार कहने लगा कि हाँ सही है, ये सब बुरे थे, आप नाराज ना हो। तुमने सिर हिलाया और उसकी स्टोरेज रिंग निकालकर उसे दे दी। तुम समझदार हो, ये इनाम। सीनियर एल्डर की जगह अब तुम्हारी। वो एल्डर एकदम सख्ते में आ गया, रिंग लेना भी भूल गया। सीनियर एल्डर की जगह, वो तो ऐसी जगह थी जहां से फैमिली हेड को भी रोका जा सके, और ऐसे ही मिल गई। ये एक वाक्य ने उसे वापस जमीन पर लाया। वो घुटनों पर बैठ गया, रिंग उठाई, कांपते हुए लगातार हाँ करता रहा। तुमने बाकी लोगों को देखा, अब कोई एविडेंस नहीं, विटनेस नहीं, इनके इल्जाम का कोई मतलब है? सबने एक साथ चिल्लाया, बिल्कुल नहीं। तुम हंसे, हाथ उठाकर नीचे रोती लिन शुलिंग की तरफ इशारा किया। अभी गियो सी ने कहा कि वो और सन हाओ रान बचपन के साथी थे, प्यार था। अब सुन हाओ रान नहीं रहा तो क्या उसे भी उनके साथ जाना नहीं चाहिए? असली प्यार में साथ जीना मरना होता है ना? सबके बदन पर सिहरन दौड़ गई।
लिन शूलिंग की रुलाई रुक गई। वो एकदम कांपते हुए पूरा बदन उसने घुटनों पर रेंग कर कई मीटर तुम्हारे पास तक आई। आवाज में कांपन था। मेरा उससे कोई जज्बात नहीं था। तुम्हारे लिए दिल सच्चा था। उन्होंने मुझे मजबूर किया। एक कमजोर लड़की क्या करती? हुआंग तियान, इस बार माफ कर दो, एंगेजमेंट अभी ही करते हैं। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। वो जल्दी से एक रिंग निकालकर नरम आवाज में तुम्हारी खुशामद करने लगी, लेकिन सफेद चेहरे पर और डरी हुई आंखों में उसका डर साफ नजर आ रहा था। तुम फैमिली हेड की कुर्सी पर बैठकर मजे से ये नाटक देख रहे थे। वो रोती रही, तुम्हें प्यार करती हूँ, प्लीज छोड़ दो। तुम खिलखिलाए, तुम्हारा प्यार किस काम का? मुझे तो दुनिया भर से प्यार है, तुम काबिल नहीं। लिन शुलिंग एकदम जम गई, रोना भी भूल गई। तभी एक सीक्रेट मैसेज उसके कान में आया, एंगेजमेंट खुद तोड़ दो। लिन शुलिंग का चेहरा चमका, लेकिन मुस्कुराहट फैलने से पहले ही तुमने हाथ से उसकी पतली गर्दन पकड़ ली। वो जोर से छटपटाने लगी, आंखों में हैरानी। क्यों? तुमने तो छोड़ने का वादा किया था। तुम हल्के से बोले, मैंने बस एंगेजमेंट तुड़वाई थी, जान देने का नहीं कहा था। और वैसे भी तुम्हारा प्यार तो गया, तुम्हें उनके पास भेजना तो मेरा फर्ज है। हथेली में जोर आया, उसका छटपटाना बंद हो गया। तुमने शरीर जमीन पर फेंक दिया। पूरा ये फैमिली हॉल सन्न हो गया। कोई हिल नहीं सका। डर था कि जरा भी हरकत हुई तो जान जाएगी। इन दोनों का प्यार का हिसाब निपटाकर तुमने हाथ झड़ा। ये यान की तरफ मुड़कर बोले, फैमिली हेड की जगह मुझे चाहिए। ये यान अभी तक शौक से उबेरे नहीं थे। उन्होंने बस हाँ की। ठीक है, सेरेमनी जल्दी होगी। तुमने उन्हें एक नज़र से देखा। अगर नहीं दिया तो मैं खुद ले लूंगा, लेकिन जब तक तुम मानते हो तुम सेफ हो। लेकिन गलती हुई तो ये यान एकदम सजग हो गए, सिर और भी ज्यादा हिलाने लगे। तुमने गुस्से की फ्लाइंग स्वॉर्ड उठाई, एक उंगली से उसकी धार टैप किया। स्वॉर्ड के टुकड़े उड़े और उन सब एल्डर्स की पत्थर की मूर्तें चकनाचूर हो गई। स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी आवाज में घुलकर हर किसी के कान में गई। सब ध्यान से सुनो, आज से मैं ये फैमिली का नया फैमिली हेड हूँ। कौन सहमत है कौन नहीं? मैं सहमत हूँ, दोनों हाथ और दोनों पैर से सहमत। ये यंग मास्टर का फैमिली हेड बनना हमारी फैमिली की किस्मत है। एल्डर्स ने एक दूसरे से बढ़कर जोर से बोला। कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। ये था वो बंदा जो कहे तो करे और ना मानो तो खत्म। मेड एक चाय का कप लेकर तुम्हारे पास आई। तुमने हवा में से कप खींचा, पाँव से जमीन पर एक टैप की। इसे अच्छे से संभाल कर मेरे रूम में ले जाओ। श्वान सा बॉडी है, बर्बाद मत करना। मेड कांप गई, चुपचाप झुकी और हाँ कर दी। तुम आराम से चाय पीते रहे। नीचे एल्डर्स और हॉल मास्टर्स खड़े थे, सांस लेने से भी डर रहे थे। पूरे 2 घड़ी कोई नहीं बोला। तब जाकर तुम संतुष्ट होकर बोले, सभी हॉल मास्टर्स सुनो, हर कीमत पर, हर तरीके से ये फैमिली की छीनी हुई सारी जमीन आज रात तक वापस लाओ। ये कहकर तुम उठे और चले गए। जाते ही हॉल में हड़कंप मच गया। एक हॉल मास्टर ने एल्डर कियान यून को रोकते हुए कहा, बुरी खबर है। ये हुआंग कियान के रूम के बाहर के गार्ड्स, लिन शुलिंग की बहन और उनके अंकल सब खत्म हो गए। ये सब तुम्हारा काम है। कियान युन ने तुम्हारा नाम सुनते ही पूरे बदन में कंपन महसूस किया और तुरंत मुंह पर हाथ रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। गए तो गए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे। हॉल से बाहर निकलकर कियान युन ने सीक्रेट मैसेज में बताया कि तुमने हॉल में सब कैसे निपटाए, और आखिर में एक चेतावनी दी, जान बचानी है तो ये हुआंग तियान जो कहे वो मानो, उसे ऑफेंड मत करो। कहकर चियान युन बिना पलटे चला गया। उसे तेजी से जाना था। ये हुआंग तियान किसी को हर्ट करने की हिम्मत? मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, किसी और से पूछ लो। उसने अपनी जॉब के फायदे से आज की पूरी घटना का पता लगाया। बिना एक पल सोचे वो ये फैमिली छोड़कर सीधे हेवन फेन डायनेस्टी की तरफ चल दिया। किसी को हर्ट करना मर्डर है, कोर्ट में रिपोर्ट करूंगा, कोई ना कोई एक्शन लेगा, तब मैं ये फैमिली का हीरो बनूंगा। इसी वक्त तुम ये फैमिली के मेन हॉल की मेन सीट पर बैठे थे। एक हाथ हिलाया, अनगिनत लाइट पैनल सामने आ गए। उनमें ये के सारे फैमिली डिसीजंस के रिकॉर्ड्स थे। जमीन वापस लेनी है तो पहले देखना होगा कि ये फैमिली की जमीन कहाँ कहाँ है, और ये भी देखना है कि इस फैमिली में कितने होशियार लोग हैं। एक धीमी आवाज आई। तुमने नजर उठाई। मेड ने एक हाथ से अभी जागी गूसी को दबाया, दूसरे हाथ से कर्टन उठाई और उसे जमीन पर धकेल दिया। यंग मास्टर, वो जाग गई। तुमने उन्हें देखा और पूछा, उनका प्लान तुम्हें पता है? गूसी ने जमीन पर थूका, तुम्हें मारने वाली नजरों से देखा। जोर से कहा कि कल्टीवेशन दे दो वरना दुनिया तुम पर थूकेगी। बोलती रही कि जिसके पास कैरेक्टर नहीं उसकी कल्टीवेशन किस काम की। तुम खिलखिलाए, ओह अब समझ आया ओरिजिनल बॉडी का दिमाग क्यों काम नहीं करता था। एक ऐसे टीचर ने ऐसी दुनिया में पाला तो ऐसा ही शिष्य निकलेगा। तुमने सिर झुकाया और रिकॉर्ड स्कैन करते रहे और बोले, इनसे पूछो क्या जो हुआ उसमें कौन सही था कौन गलत। पास खड़े कुछ सर्वेंट्स तुरंत पसीने में डूब गए। गूसी को समझाने लगे कि वो किसी के बहकावे में आ गई। तुमने कुछ गलत नहीं किया, एविडेंस विटनेस कुछ नहीं था, बस झूठ था। गूसी एकदम रुक गई, हैरानी से बोली, तुमने सबके सामने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, वो सब अंधे थे? तभी उन्हें एक खंबे के पीछे एक बोई दिखी। उनका बदन झटका खाया। उन्होंने तुम पर जोर से चिल्लाया, ये हुआंग तियान, कब तक मर्डर करते रहोगे? एक और मर्डर। एक सर्वेंट की नस फट गई। वो चिल्लाया। बात खत्म होते ही उसने उठाकर गूसी को एक जोर का थप्पड़ मारा। ये फैमिली हेड के सामने ऐसे बोलने की हिम्मत किसने दी? गूसी ने मुंह पकड़ा, दंग रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वो तो इन लोगों का भला करने आई थी और ये लोग क्रूअल पर्सन के साथ खड़े हैं। तुम सब उसकी मदद क्यों कर रहे हो? वो बस दांत शेंग रैल्म का है। अगर हम सब मिलकर, बात अधूरी रह गई। वो सर्वेंट बिल्कुल भड़क गया, एक लात मारी गूसी को।
जैसे वो उन साथियों के लिए डर निकाल रहा हो जिन्हें एक गलत बात पर तुमने खत्म किया, जैसे वो दबी हुई भड़ास निकाल रहा हो। फिर पलटकर तुम्हें देखा, उसके चेहरे पर वो तेज भाव गायब हो गया और घुटनों पर झुक गया। फैमिली हेड, क्या और पनिशमेंट देनी है? तुम हल्के से मुस्कुराए। रिफाइनिंग चीज स्टेज में हो और कंसीव्ड वॉइड रैम को लेसन दिया, मेरे फॉलोअर होने का यही रिवॉर्ड है। वो सर्वेंट एकदम खुश हो गया, बोला कि जिसे भी बताओगे निपटा देगा, जिसकी भी तरफ इशारा करोगे वही काम। तुमने एक ड्राई फ्रूट उसे दिया, वो हवा की तरह लपका, रिंग उठाई और बार बार झुककर शुक्रिया बोलने लगा। नजर वापस ग्यू सीआई पर गई जो फिर से घुटनों पर थीं और कांप रही थी। तुम बोले, लगता है कुछ कहना है। उन्होंने नीचे नजर रखी, आवाज में नफरत थी। मैंने किस बुरे इंसान को शिष्य बनाया? बेकसूरों को हर्ट करता है, सच झूठ को उल्टा करता है, ऐसे जीना आदत बन गई। तुमने एक आईब्रो उठाई, एक वाक्य में उन्हें रोक दिया। बड़े बड़े बोल, क्या तुम फेम और टाइटल चाहती थी? गोसी वहीं जम गई, सारी तैयार गालियां गले में अटक गईं। तुमने थोड़ी छुई और धीरे से कहा, आज रात से तुम मेरी सेवा में रहोगी। तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। गुस्सी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराते हुए पीछे हटी, जोर से बोली कि छूना मत। कुछ सर्वेंट्स तुरंत आ गए, उन्हें पकड़कर तुम्हारे सामने कर दिया। पूछा कैसे डील करें, यहाँ तक कि खुद प्रेस करने की ऑफर भी की। तुमने हाथ हिलाया, जल्दी नहीं, इन्हें बैकयार्ड में रखो, बंद कर दो, मेरे पास और काम है। सर्वेंट्स ने झट से ले जाकर गुसी को बैकयार्ड में डाल दिया। इसी वक्त श्वांतियान माउंटेन के नीचे हड़कंप मच गया था। ये फैमिली के डिसाइपल तूफान की तरह आम लोगों की जमीन वापस लेने में लगे थे। पास के एक स्मॉलर सेक्ट का एल्डर वो गांव वालों के साथ आया। चियानियन के सामने खड़ा होकर सीधे पूछा, ये फैमिली क्या मतलब है? आम लोगों की जमीन पर कब्जा करते हो, कोई कानून नहीं? चियानियन ने इंस्टिंक्ट से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पास के डिसाइपल ने धीरे से रोका। सिफू मत झुकिए, झुके तो हम सब खत्म। चियानियन को झटका लगा, याद आया, पीछे तुम हो, जो जरा भी लापरवाही करे उसे खत्म कर दो। आज रात टास्क कंप्लीट न हुआ तो सर जाएगा। वो तुरंत खड़ा हुआ, हाथ में पुराना पीला नक्शा उठाया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, ये फैमिली की शुरुआत का नक्शा है। हमने कभी एक जमीन नहीं बेची, इन आम लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, हम बस अपनी जमीन वापस ले रहे हैं। पास की एक औरत बोली, 50 साल पहले वापस आना था। झांग तियानबा ने भी उसका साथ दिया कि ये तो बस जमीन है, ये फैमिली ने फसल चुराई और ऊपर से पैसे और मुआवजा मांग। आसपास के गांव वालों ने एक साथ शोर मचाया, ये फैमिली को गालियां दी कि कमजोरों को तंग करते हो, शर्म नहीं? ये फैमिली के डिसाइपल्स इतनी गालियां सुनकर रुक गए। शियानी यून के दिल में आग लगी। एक कदम पीछे हटे तो मौत है, अपनी भी, पूरे घर की भी। उसने दांत भींचे और सीधे कंसीव्ड वॉइड रेल्म की पूरी एनर्जी खोल दी। ये फैमिली के सभी डिसाइपल्स पर जोर से बोला, ये फैमिली वाले सुन लो, आज टास्क कंप्लीट ना हुआ तो वापस जाकर सब मरेंगे, टास्क कंप्लीट हुआ तो भी मरेंगे। एक राह है, लड़ते हुए मरो। सभी डिसाइपल्स, माफ करना झांग फ्रेंड, आज के मामले में कोई बात नहीं होगी, या तो मुझे मार दो, वरना कोई समझाता नहीं, पीछे हटे तो हम सब खत्म। झांग तियानबा का चेहरा सख्त हो गया, बोला कि ये रूल्स के खिलाफ है, चैलेंज 3 महीने पहले नोटिस देकर होती है। कियान युन को थोड़ा सैक्रिफाइस दिखाने की नसीहत देने लगा कि कुछ जानों की कीमत पर 100 लोगों की जान बचेगी और लोग तारीफ भी करेंगे। कियान युन के दिल में गालियां थीं, पहले ऐसी बातें सुनकर झुक जाता, लेकिन अब पीछे हटने की जगह नहीं। वो एकदम फट पड़ा, पूरी एनर्जी खोल दी और सामने आने वालों पर एक ही बात चिल्लाई, बकवास बंद करो। मैंने कहा टास्क कंप्लीट ना हो तो मौत है, कौन रुकावट डाल रहा है, हटाओ। चानियन अचानक बेकाबू हो गया, स्पिरिचुअल एनर्जी एकत्रित की, एक गोल्डन फिगर आसमान में प्रकट हुआ। चानियन के हाथ उठाते ही वो फिगर भी हिला। उस फिगर ने पहाड़ जितने बड़े पत्थर नीचे खड़े लोगों पर फेंके। जांग तियान बे जोर से पीछे हटते हुए छलांग लगाई। वो अर्ली मिड स्टेज का था, ये एक के सामने नहीं दिखता, लेकिन भागते हुए भी झांग तियानबे ने कियानियन पर चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें शर्म नहीं? कियानियन ने आवाज से झांग तियानबा की लोकेशन पता कर ली। फिगर ने लगातार मुक्के मारे, जब मुझे मरना है तो मुझे रेपुटेशन की बात करते हो, सब बकवास है। कियानियन पूरी ताकत से मुक्के मारता रहा, दिल की सारी बेचैनी निकाली। जब उसका दिल ठंडा हुआ तो वो इलाका कहाँ रहा, दोनों पांव बेकार हो गए, जमीन पर बैठ गया। नीचे एक गंदा बदबूदार भूरा तरल था। चियान युन ने पास देखा, वो औरत अपनी परवाह किए बिना और उस गंदगी की परवाह किए बिना सीधे जमीन पर झुककर बिल्कुल सच्चाई से माफी मांग लगी, प्लीज मुझे मत मारो, मैं जानती हूँ मैंने गलती की, हमें ये सब नहीं करना था, ये सब झांग तियानबा की गलती थी, मैं एक कमजोर औरत थी, बस उनके साथ चली गई। कियान युन के दिल में वैसे भी ज्यादा गुस्सा नहीं था, बस उस वक्त हद हो गई थी, गुस्सा चढ़ गया था। एक गहरी सांस ली, पलटकर आश्चर्यचकित ये फैमिली डिसाइपल्स को देखा, जोर से बोला, अभी क्या देख रहे हो, मरना है क्या? ये फैमिली डिसाइपल्स एकदम चौंके और पहले दी गई प्लान के हिसाब से लाइन खींचकर दीवार बनाने लगे। कियान युन ने उस औरत को एक झिड़की देकर भगाया, फिर हाथ पीठ पर बांधकर बनती हुई दीवार के साथ साथ चलने लगा। उसने मुट्ठी भींची, फिर खोली, फिर बेफजूल इल्जाम लगाने वाले मरने के लायक थे, लेकिन ये हुआंग तियान का तरीका काम कर गया। मगर आज मैंने पहली बार किसी को खत्म किया, अब दुनिया का सामना कैसे करूंगा? नहीं नहीं, मुझे उस क्रूर आदमी की तरह नहीं सोचना चाहिए। चियान युन अकेले चलते हुए मन में उलझी रही। बहुत देर तक चलने के बाद एक दूसरे एल्डर को देखा, दोनों की आंखों में एक जैसा पेचीदा भाव था, जैसे अनजाने में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने एक दूसरे के पीछे का नुकसान देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। जब बोले तो इस बात का जिक्र नहीं किया। तुम्हारी तरफ कैसा है?
मतलब बाउंड्री खींचने की बात। ठीक है, प्रोग्रेस अच्छा है तुम्हारा, बाउंड्री में अटका हूँ। दोनों बेमन से बातें करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव दिख रहा था। अलग अलग गए एल्डर्स और हॉल मास्टर्स धीरे धीरे वापस आने लगे। कुछ की आंखों में एक नया जज्बा था, मरने का डर हटकर। कुछ की आंखें गहरी और अंधेरी थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि सब आ जाएं और तुम्हें रिपोर्ट करें। तभी अचानक एक तीखी आवाज नीचे से आई, सब हट जाओ। ये हुआंग तियान, तुमने मेरा टेम्पल तबाह किया, बुद्धा की आइडल डिस्ट्रॉय की, तुम मरने के लायक हो, आज मुझे जवाब दो। एक गंजा मंक गुस्से में हॉल में घुस आया। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग लाठी के सहारे दो युवाओं के कंधों पर लेते हुए रोते हुए हॉल में चढ़ आए। ऊपर वाला न्याय करे, ये फैमिली का क्या इरादा है? हमारा खेत छीन कर। और आवाज और तेज हो गई, तुम सब मदद करने वाले, तुम सब कमजोर हो, इंसाफ कहाँ है? एल्डर्स में से दो आगे आए, उस बुजुर्ग के सामने झुककर बोले, हमारी गलती थी, चलो तुम्हारे साथ इंसाफ दिलाने। उन्होंने कहा, भले ही मौत हो लेकिन साफ नाम के साथ। दोनों एल्डर्स का सपोर्ट मिलते ही बुजुर्ग और जोर से रोने लगे। हॉल में बाकी जो एल्डर्स थे उनमें चियान युन ने एक हल्की हंसी दी। बस उस एक हंसी ने जैसे दिलों की जंजीरें तोड़ दी। ये दोनों साफ नाम चाहते हैं? अरे पूरे खानदान की मौत होगी। आजकल समझ ही नहीं आता ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे। जाने दो, दिमाग उनका खराब है, हम सही हैं। अब हॉल में बस 18 एल्डर्स बचे थे, आधे से भी कम। हॉल मास्टर्स तुलनात्मक रूप से ज्यादा बचे, करीब 200, करीब 30% कम थे। साफ था, जो लोग वापस आए वो टास्क कंप्लीट करके आए थे, और उनके हाथों पर थोड़ा बहुत गोल्डन लिक्विड था। इस साझा अनुभव ने उन्हें एकजुट किया था। क्यान्यू ने एक नज़र से सब देखे, एक लंबी सांस ली। तैयार रहिए, गालियां पड़ना तो तय है। क्यान्यू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाम से एक गंजा सिर हॉल से बाहर उड़ा, जमीन पर गिरा और घूमता। हॉल के अंदर से ये हुआंग तियान की आवाज आई, तुम्हें बुद्ध से इतना प्यार है तो मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। थोड़ी देर बाद एक और धमाका। पहले वाले बुजुर्ग का शरीर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गया। तुम्हारी ठंडी हंसी फिर सुनाई दी। वो जमीन जिस पर मेरे नाम की तख्ती नहीं थी, तो वो मेरी नहीं है। तुम्हारे नाम की तख्ती तुम पर कहाँ लगी है? देखो, तुम्हारे शरीर में कुछ बाधा है, चलो उसे हटाते हैं। और थैंक यू भी नहीं मांगता। सब बाहर तनावपूर्वक इंतजार कर रहे थे। तभी दो साथी एल्डर्स अचानक हॉल से बाहर होकर आए। हवा में सुनहरे धुएं मिल गए। उनके बच्चों को बुलाओ, तुम नहीं करना चाहते तो कोई और है। बाहर के एल्डर्स और हॉल मास्टर्स हॉल में घुसे। जमीन पर ताज़ा गोल्डन लिक्विड था। सबकी नजरें तुम पर थीं। तुम एक पांव मेज पर रखकर टिके थे, हाथ में ड्राई फ्रूट्स थे। आराम से नजर उठाकर देखा, एक जानी पहचानी मुस्कान। मेरे एल्डर्स वापस आए, काम कैसा रहा? शियानियन तुरंत एक घुटने पर झुका। एक एक शब्द साफ बोला, फैमिली हेड, मैं 100 डिसाइपल्स लेकर ओरिजिनल मैप के हिसाब से जमीन वापस ली, नई दीवार भी बनाई। फैमिली मेंबर्स रात दिन पहरा देंगे, दोबारा नहीं खोएगी। तुमने उसे एक नज़र से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जाओ। कियानियन ने झुककर कहा, एक बात पूछनी थी, अगर फैमिली हेड के पास वक्त हो। तुमने अचानक एक आईब्रो उठाया, हाथ हिलाया, बाकी सबको बाहर जाने को कहा। सब एल्डर्स एक करके रिपोर्ट देने आए। तुम्हारे मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, पास। बाहर वाले ये सुनकर घबरा रहे थे, सोचते थे यही तुम्हारी सबसे बड़ी रेटिंग है। आखिरी एल्डर सामने आया, बिना कोई अचीवमेंट बताए धड़ाम से घुटनों पर गिरा, आंखों में आंसू, सिर झुकाते हुए बोला कि नक्शा पढ़ते पढ़ते गलती से ये फैमिली की जमीन ने 2 एकड़ ज्यादा दिखा दिए। खुद को सजा देने को तैयार था, बस परिवार को माफ कर देना। पाठ पाठ पाठ। हॉल में तालियां गूंजी। वो एल्डर हैरान होकर ऊपर देखा और देखा कि तुमने मेज पर रखा पांव नीचे किया, आगे झुके, और चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कान थी। तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हें क्यों सजा दूंगा? वो एल्डर मुंह खोले बैठा रहा, एक शब्द नहीं निकला। तुमने मेज पर एक हाथ मारा और ऐसी आवाज से बोले जैसे हर किसी के कान में बिजली गिरी हो, क्या इस दुनिया में बस कमजोर ही ये फैमिली की जमीन ले सकते हैं? क्या जो कमजोर है वो सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करे? तो मैंने कल्टीवेशन क्यों की? फैमिली को मजबूत बनाने की मेहनत का क्या मतलब? ताकि कमजोर हम पर बैठकर जो चाहे करे? तुमने मेज पर मुक्का मारा, ऊपर का ड्राई फ्रूट उछल पड़ा। सुन लो सब, रूल स्ट्रांग लोगों को बनाने चाहिए, जो नहीं माने खत्म। ये बात सुनते ही सब एल्डर्स के दिल दिमाग हिल गए। और वो भी एक बात पूछनी थी, फैमिली हेड से जवाब चाहिए। तुम चेयर पर टिक गए, ठुड्डी उठाई, इशारा किया कि बोलो। फैमिली हेड का तरीका गलत नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि दुनिया की आलोचना से कैसे निपटेंगे। लोगों का डर सच में बड़ा होता है। तुमने नजरें ठंडी की। क्या नहीं, उन्हें तुरंत झुककर माफी मांगी। पूरा बदन धनुष की तरह तन गया। डर था कि अगले पल हाथ निकलेगा, लेकिन तुमने बस ठंडी हंसी के साथ कहा, लोगों का डर? जब तक मैं सारे विरोधियों को हटा दूंगा, मेरे फॉलोअर्स खुद मेरी तारीफ करेंगे। ये कहकर तुम उठे और चले गए, उसे एक नजर भी नहीं दी। सीन बदला। तुम मेड के साथ हॉल के बैकयार्ड में आए। एक पहाड़ जितनी बड़ी घीसी फेरी ने तुम्हें देखते ही जोर से आवाज दी, जल्दी से अपने वाइटल पार्ट्स छुपाए। चेहरा लाल हो गया, चिल्लाने लगी, बस एक ही बात, दिन दहाड़े, अकेले मर्द औरत, कोई तमीज नहीं, लोग क्या कहेंगे? तुमने एक हाथ से उनकी गर्दन के पास आकर हल्के से गले लगाया, ठंडी सांस छोड़ी, उनके कान के पास मुस्कान के साथ बोले, फिर बैकयार्ड में नजर डाली। तुमने मुझे ग्यूसीआई फेरी के साथ देखा? किसी ने देखा? सर्वेंट्स ने एकदम मुड़कर पीठ कर ली, सिर वेव की तरह हिलाया। नहीं, गूसिया फेरी मेडिटेशन में, बैकयार्ड में तो नहीं। गूसिया फेरी के मुंह से बातें निकल रही थी, बैक माउंटेन में डाल दो, रोज 30 स्पिरिचुअल पिल्स खिलाओ, कल्टीवेशन फोर्स कराओ। ऐसा श्वांचा बड़ी बड़ी मुश्किल से मिला। मुझे पास नहीं रखना, लेकिन बर्बाद भी नहीं होना चाहिए। आगे जो फैमिली मेंबर टास्क अच्छे से करे
उसे इनकी कल्टीवेशन यूज करने का रिवॉर्ड मिलेगा। नीड के मन में एक झटका आया, लेकिन चुपचाप झुककर हाँ कर दिया। तुम अभी बैकयार्ड से निकले ही थे कि दरवाजे पर चियान ये बहुत देर से खड़ा दिखा। उसकी आंखों में ब्लड थे, तुम्हें सीधे देख रहा था। दोनों हाथों से एक गोल्डन स्पॉटेड मैप तुम्हारे सामने रखा। फैमिली हेड, कल रात मैं फैमिली डिसाइपल्स को लेकर गया, बॉर्डर 3 मोर माइल्स आगे बढ़ाई। ये छीन कर लाया गया मैप है। तुमने आराम से लिया और हल्के से सुधारा। माउंटेन के नीचे जो लोग थे वो तो ये फैमिली की जमीन बरसों से रखे थे, उनका खुशी से देना। तुम मुस्कुराए। ये बाध्यकारी खुशी भी खुशी ही है। तुमने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ा, गोल्डन मैप वापस उसके हाथ में दे दिया। अच्छा काम किया, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आधे दिन आराम लो। तुम जानते हो वो किस चीज़ का दीवाना है? एक खास पॉटरी पीस। उस मैप से पूरी फैक्ट्री खरीद सकते हो। उसकी सांसें तेज होने लगी। मैप पकड़े हाथ थोड़े कांपे। तुम हंसते हुए मुड़ गए। जो भेड़िया खून देख ले वो कभी घास नहीं खाता। आधे दिन बाद क्यानियम बड़े कदमों से हॉल में घुसा, जोर से हंसता हुआ। फैमिली हेड, अगला टारगेट कौन? क्यानियम देखो, पूरे हॉल में नए 36 एल्डर्स खड़े थे। सब अपनी जगह जम गए। सबको लगा कि क्यानियम आज जरूर मरेगा। लेकिन तुमने आराम से मेज से एक पुरानी स्क्रोल दी। सेरन सेक्स ने ये फैमिली पर वॉर डिक्लेयर किया। सबसे स्ट्रॉन्ग पियांशिंग स्वॉर्ड सेक्ट में 3 रिफाइनिंग वॉइड रेलम के लॉन्ग एल्डर्स हैं। तुम्हें कितने लोग चाहिए? तुमने परवाह नहीं की, मुड़कर 2 एल्डर्स बुलाए जो क्यान यून के करीबी थे। तुम दो जानते हो क्यान यून कल रात कहाँ गया था। उसके साथ जाओ, कम से कम 5 माइल्स और आगे। दोनों की आंखें चमकी, झुककर हाँ कहा और तुरंत निकल पड़े। फिर तुमने एक और एल्डर को बुलाया, एक लेटर दिया। तुम मेरी तरफ से लेटर हेवन फेंग डायनेस्टी को दे आओ। 10 दिन में पहुंचाना। वापस आए तो बड़ा इनाम, 12 दिन में पहुंचाए तो कोई इनाम नहीं। 12 दिन के बाद नतीजे खुद समझो। समझ गए? वो एल्डर तुरंत हाँ करते हुए निकल पड़ा। असल में हेवन फैंग डायनेस्टी बस ये फैमिली के सब लोगों को जगाने के लिए एक वेटस्टोन था। तुमने फैमिली का काम निपटाया ही था कि माउंटेन गेट के बाहर एक तेज गुस्से की आवाज आई। स्पिरिचुअल एनर्जी लपेटे। तुम लोग लड़ने से भाग गए, बस लोगों को भेज दिया। क्या तुम्हें इसकी सजा का डर नहीं? तुमने एक आईब्रो उठाई। एक पल में ऊंचे आसमान में थे। सामने थी एक लाइट रोब पहनी लड़की, तलवार गले में लटकाए, पीक कल्टीवेशन वाली। सुंदर चेहरे पर पूरा गुस्सा था। रो पर सिल्वर बेल्स बज रहे थे। तुम कौन हो? मेरे ये फैमिली में क्यों आई हो? तुमने उसे देखा, मन में बस हंसी। इतनी कमजोर है फिर भी जबरदस्ती जस्टिस दिलाने आई है। बिल्कुल मरने आई है। उसने ठुड्डी उठाई, ऊंची आवाज में बोली, सुन लो, मैं यूजो की शान हूँ, लिu यान। मेरा काम है बेइंसाफी के खिलाफ लड़ना। ये फैमिली रूल्स तोड़कर बिना चैलेंज नोटिस के लोगों पर हाथ उठाने लगी। रूल्स के खिलाफ? आज मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, चालाकी मत दिखाना। तुमने ठुड्डी छुई। अचानक मन में एक मजाकिया ख्याल आया। रुको, मेरा एक बड़ा सवाल है। इस काम में तुम्हें क्या फायदा? लिu यान ने माथे पर बल डाला। तुम्हें घूरते हुए बोली, मुझे जस्टिस दिलाने के लिए कोई फायदा नहीं चाहिए। तुम्हारी ये फैमिली रूल से हटकर काम कर रही है। कल रात भी लोगों की जमीन पर कब्जा किया। ये सब एक्सप्लेन करना होगा। तुमने एक हल्की वो तो उन्होंने दिया था। लिu यान ने बिना सोचे पलटकर नीचे गांव की तरफ उड़ गई। तुम भी उसके पीछे उतर गए। लिu यान जैसे ही जमीन पर आई उसने चारों तरफ आवाज लगाई कि सब लोग आओ, मैं ये हुआंग तियान को लेकर आई हूँ। उसने तुम्हारे साथ जो किया, आज खुलकर बोलो। आज मैं हूं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बात खत्म होते ही अनगिनत गांव वाले कुदाल और दरांती लेकर चारों तरफ से आ गए। तुम्हें बीच में घेर लिया। एक बूढ़ी ने थूका, सीधे तुम्हारी नाक पर उंगली रखकर गाली दी। एक बीच की उम्र का मर्द जोर से चिल्लाया कि जमीन वापस दो और हर्जाना दो। गालियां बढ़ती गईं जैसे लहरें आती हों। तुमने पूरे वक्त कोई ध्यान नहीं दिया। मुड़कर लिu यान को देखते हुए बोले, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये तो बस मजाक था। लेकिन लिu यान ने सच मान लिया। तुरंत तुम्हारे सामने आकर गुस्साए लोगों को रोका। सब शांत रहो, मैं इंसाफ दिलाऊंगी, अभी एक्शन का वक्त नहीं। लोग तुरंत रुक गए। लिu यान के पास जाकर रोने धोने लगे। बताने लगे कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। ये पुरानी बातें तुम्हारे कानों में घट्टे पड़ गए थे। जब लिu यान सबको शांत करके तुम्हारे पास आई और हेवन फेंग डायनेस्टी के लॉज एक्सप्लेन करने लगी, तुमने बात काटी और हाथ फैलाया। मैंने लिया नहीं, मैंने पहले कहा था। उन्होंने दिया। लिu यान का चेहरा ठंडा पड़ गया, सीधे तलवार जमीन में गाड़ी। इतने लोग मौजूद हैं, कोई तर्क? साफ करो गला। ये 3000 लोग मेरे गवाह हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। क्या ये फैमिली के डिसाइपल्स गवाह नहीं है? बात खत्म होते ही ये फैमिली के डिसाइपल्स एकदम जागे। एक एक करके जोर से बोलने लगे कि हाँ, ये लोग खुद जमीन के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे। अब पलट कर इल्जाम लगा रहे हैं। गांव वाले एकदम भड़क गए, लाल हो गए। ये फैमिली डिसाइपल्स के साथ एक दूसरे को गालियां देने लगे। जगह अफरा तफरी में बदल गई। लिu यान चाहकर भी नहीं रोक सकी। अचानक वो उड़ी और तुम पर जोर से चिल्लाई, ये फैमिली के लोगों को रुकने को कहो। तुम्हारी कल्टीवेशन ज्यादा है, इसीलिए झुकना नहीं। ये गरीब लोग हैं, कमजोर हैं। एक आवाज में ये फैमिली डिसाइपल्स चुप हो गए। लेकिन गांव वाले और ज्यादा जोर जोर से बोलने लगे। तुम्हें और ये फैमिली को और बुरी बुरी गालियां दी। शुअनटियान माउंटेन से चले जाने को कहा, यहाँ तक कि मौत से माफी मांगने की मांग। तुम पूरे वक्त तमाशे की तरह देखते रहे। नजरें लिu यान पर टिकी। लगा कि इस श्यान को समझ नहीं आया यहाँ क्या हो रहा है। खेल उबाऊ हो गया। एक उंगली के इशारे से वहां मौजूद सभी लोगों की आवाज बंद हो गई। आखिरकार शांति। तुमने पीछे खड़े एक ये फैमिली डिसाइपल को खींचा, वही जिसे बूढ़ी औरत ने थूका था। उसका कंधा थपथपाया, आवाज पूरी जगह सुनाई दी।
कल्टीवेशन के मकसद बहुत होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं दुनिया की चोटी पर पहुंचना, कुछ सालों तक बंद कमरे में बैठकर किसी दुश्मन से बदला लेते हैं, कुछ बस इसलिए कल्टीवेट करते हैं कि कमजोरों के साथ ना रहना पड़े। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कल्टीवेशन और ताकत मिलने के बाद भी कमजोरों का बोझ उठाते रहो। वो डिसाइपल दांत भींचकर हथियार उठाया और उठकर उस बूढ़ी औरत के सामने गया जिसने थूका था। मन से फैमिली हेड के लिए माफी कहते हुए तलवार उठाई, लेकिन तलवार गिरने से पहले जमीन से अनगिनत चेन्स निकलकर उसे जकड़ गईं। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। गुस्सा ऊपर तक चढ़ा। जोर से बोले, नाकारा, बस तुम जैसे मूर्ख लोगों की वजह से ही ये फैमिली की ये जमीन दशकों तक छिनी रही। ये लोग हमारी जमीन पर कितने साल से बैठे हैं। मैं तो बस ये फैमिली का हक वापस ले रहा हूँ। तुम अभी भी उन्हें माफी मांगना चाहते हो? तुमने उस डिसाइपल का शरीर एक झटके में तोड़ दिया। सुनहरा कोहरा छा गया। मुड़कर पीछे खड़े 3,000 ये फैमिली डिसाइपल्स को एकटक देखा। गुस्से से बोले, हम स्ट्रांग हैं, रूल्स हमें बनाने हैं। तुम लोग किससे डर रहे हो? तुम्हारी बात ऐसे गिरी जैसे पत्थर पानी में। कोई असर नहीं। लियू यान शांत होकर तुम्हारे पास आई। ठंडे स्वर में बोली, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। एक का विरोध होना शायद तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन इतने लोगों का विरोध, जरूर कहीं तुम गलत हो। मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता कि आम लोगों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। अगर अभी भी नहीं समझे तो कल्टीवेशन सील करो। आम इंसान की तरह दुनिया में रहो। ये ताकत मैं संभाल लूंगी। जब आम लोग तुम्हें मान ले तब वापस करूंगी। सियान का वादा है, कभी नहीं तोड़ूंगी। तुमने नीचे झुककर सील स्टोन देखा। हाथ उठाया, पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें डाल दी। एक गूंज के साथ हाथ वापस खींचा। सील स्टोन भर गया। लियू यान ने चैन की सांस ली। जल्दी से उसे उठा लिया। गांव वाले धीरे धीरे आवाजें करने लगे। तुमने देखा, डर गया था। अब लालच और नफरत आ गई। उसके पास कल्टीवेशन नहीं रही। मारो। उसने मेरे शौहर को खत्म किया। बदला, हजारों लोग कुदाल और दरांती लेकर लियू यान को पार करते हुए तुम पर टूट पड़े। रुको रुको। लियू यान चिल्लाती रही, लेकिन भीड़ में तुम पूरी तरह डूब गए। तभी भीड़ के बीच से एक हल्की हंसी आई। लगता है तुम लोग मुझे इंसान नहीं समझते। एक एनर्जी की लहर धमाके से निकली। तुम पर झपटते लोग दूर उड़कर गिरे। एक भी उठ नहीं सका। तुमने हाथ झाड़ा, पलटकर पीछे 3,000 ये फैमिली डिसाइपल्स को देखा। अभी एक भी मत को नहीं आया। तुम हंसे। आवाज बिल्कुल शांत। माफ करना, तुम्हें निराश किया। अगले ही पल जमीन से उग्र लपटें उठी। ये 3,000 ये फैमिली डिसाइपल्स उन लपटों में सम गए। आग ने तुम्हारे कपड़े का कोना छुआ, बाल उड़े। तुम्हारी आंखें ठंडी। लियू यान एकदम जम गई। वो न गांव वालों की बगावत रोक सकी, न तुम्हें ये फैमिली के कायरों पर हाथ उठाने से रोक सकी। अभी सील स्टोन को कसकर पकड़े हुए थी। आंखें भर आई थीं। रुधी आवाज में पूछा, क्यों? मैं तो तुम्हें एक अच्छा फैमिली हेड बनाने में मदद करना चाहती थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हाथ उठाया। वो सील स्टोन एक झटके में टुकड़े टुकड़े हो गया। उससे निकली स्पिरिचुअल एनर्जी वापस तुम्हारे पास आ गई। आवाज में बर्फ थी। अगर मेरी कल्टीवेशन काफी ना होती और तुम्हारे स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता तो मैं कब का एक सड़ा हुआ अचार बन जाता। लियू यान एकदम पीली पड़ गई। तुम्हारे पीछे बुझती लपटें देखी। आवाज और ऊंची हो गई। लेकिन वो तुम्हारे अपने थे, एक ही खून। तुम सुनकर तो एक क्रूल पर्सन से बातें करने का नतीजा। हाथ हिलाया। आसपास का पूरा सीन बदल गया। लियू यान को सीधे बैक माउंटेन के डार्क डंजन में फेंक दिया। अगले ही पल डंजन का लोहे का दरवाजा बंद हो गया। मेड ने ठंडे चेहरे से जमीन पर गिरी लियू यान को देखा और ठंडे स्वर में कहा, भागने की कोशिश मत करना। कहकर मुड़ी और पास लेटे यूसीआई फेरी के पास आई। जबरदस्ती उनका मुंह खोला और एक पिल अंदर डाल दी। लिलियान ने तुरंत उठकर चिल्लाया, रुको, तुमने देखा नहीं? वो नहीं खाना चाहते। तुम में थोड़ा भी इंसानियत है? मेड अचानक पलटी। आंखों में छुपा खून अब नहीं छुप रहा था। इंसानियत? तुम्हारी इंसानियत का मतलब है ये फैमिली हमेशा तुम्हारा कुत्ता बना रहे? कुत्ता? लेकिन वो इतने कमजोर थे, क्या उनकी रक्षा नहीं होनी चाहिए? मेड की ठंडी हंसी। आज तक मुझे नहीं पता था कि स्ट्रांग होने पर इतने प्रिविलेजेस मिलते हैं, यहाँ तक कि किसी को भी बिना कारण हटाया जा सकता है। तुम्हें ये नहीं पता था, लेकिन ये फैमिली में पहली इंसान जो सबसे पहले जागी वो क्यान यून नहीं, बल्कि ये मेड थी जो रोज तुम्हारे साथ रहती थी। उसी वक्त तियान सिंह स्वॉर्ड सेक्ट के माउंटेन गेट पर क्यान यून 500 ये फैमिली डिसाइपल्स लेकर जबरदस्ती अंदर घुसी। एक डिसाइपल ने रास्ता रोका, रूल्स बताने लगा, कहा कि 1 महीने बाद चैलेंज करना। क्यान यून हंसी। एक हाथ उस डिसाइपल के सीने पर मारा, बॉडी को जमीन पर फेंक दिया। रूल्स? मैं आज सेक्ट को स्वीप करने आई हूँ। पास खड़ा एक ये फैमिली डिसाइपल घबरा गया, धीरे से रोकने लगा। क्यानियन को बोला कि क्रूअल बनने की जरूरत नहीं। क्यानियन ने बिना आंख उठाए उस डिसाइपल के सीने पर भी हाथ मारा। वापस खींचते टाइम जमीन पर गोल्डन लाइट बिखर गई। बाकी सबको देखा। जो रोकेगा यही हश्र होगा, ताकत ही दुनिया की सच्चाई है, कहकर सीधे माउंटेन गेट पर चढ़ गई। पूरा तियान सिंह स्वॉर्ड सेक्ट तैयार नहीं था। 3 रिफाइनिंग वॉइड रैल्म के अर्ली स्टेज एल्डर्स ने पहले नेगोशिएशन की कोशिश की, लेकिन क्यान यून ने एक एक करके सबको हरा दिया। जब त्यान सिंह स्वॉर्ड सेक्ट पूरी तरह खत्म हुआ, रात हो चुकी थी। क्यान यून वापस ही फैमिली हॉल में आई तो देखा कि तुम मेन सीट पर बैठे थे। द चेंग एनर्जी का प्रेशर हॉल में हर तरफ था। सब एल्डर्स और हॉल मास्टर्स सांस भी मुश्किल से ले रहे थे। हॉल में एकदम सन्नाटा। तुम धीमी आवाज में पर बिजली की तरह बोले, आज किसी को मेरे काम से प्रॉब्लम थी? किसी को पता है? सबने तुरंत सिर हिलाए, चिल्लाए कि तुम बिल्कुल सही हो। सिर्फ कियान यून ने खड़े होकर कहा, फैमिली हेड, आज तियान सिंह स्वॉर्ड सेक्ट गया। ये फैमिली डिसाइपल्स ने सिर्फ भागने का काम किया। मेरे हिसाब से उन्हें थोड़ा सबक मिलना चाहिए। तुमने उसे एक नजर से देखा, कुछ नहीं बोले।
अगले इंसान का इंतजार करने लगे, लेकिन हॉल में कियान यून के अलावा कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब मन में सोच रहे थे कि कियान यून गलत रास्ते पर चला गया, डर से बस तुम्हारे सामने झुके रहे। तभी मेड लियू यान को धकेलते हुए हॉल में आई, झुककर बोली, यंग मास्टर आ गई। तुमने सिर हिलाया। लियू यान के चेन्स टूट गए। तुरंत तुम पर उंगली उठाकर जोर से गाली देने लगी। बस एक ही बात, तुम बेरहम हो, तुम्हें दुनिया धिक्कारेगी। तुम हंसे, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूरे हॉल को देखा। देखो, ये क्रूअल पर्सन को जज कर रही है, कितना मजेदार है। मेड ने लियू यान को ले जाने लगी। तुमने अचानक हाथ उठाया, ठंडी नजर से सबको देखा। तुम सोच रहे हो मैंने उसे छोड़ा क्यों। सबके दिल में एक बुरा अनुभव हुआ। तुम मुस्कुराए और एक बॉम्ब फोड़ा। मैंने 3 घड़ी में तुम सबके लिए अलग अलग क्राइम्स की लिस्ट बनाई, सब उसे याद करा दिए। हॉल एकदम उबल पड़ा। एक एल्डर ने तुरंत रो धोकर कहा कि तुमने उन्हें आग में धकेल दिया। बाकी भी पूछने लगे कि तुमने उन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। तुम्हारा चेहरा और सख्त होता गया। हॉल में फिर से वो चुप्पी जहां सुई गिरे तो आवाज हो। सब जानते थे तुम सच में एक्ट करते हो। एक और बात निकली और सिर गया। एक एल्डर ने जल्दी से आगे आकर बात को शांत किया। बोला कि जरूर गलतफहमी है। गाइडेंस मांगी। तुम हंसे। गलतफहमी? मैं तो बस देखना चाहता था कि जब यूजो के लोग तुम्हारे पीछे पड़े तब तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव होंगे। हॉल एकदम सन्न हो गया। सबकी आंखें फट गईं। विश्वास नहीं हुआ कि तुमने उनकी पूरी जिंदगी की रेपुटेशन सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए यूज की। तुमने दोनों पांव मेज पर रखे, कियान ने उनकी तरफ देखा। जाओ, इन सब एल्डर्स के फैमिली के सीक्रेट टैबलेट्स ले आओ। थोड़ी ठंड लग रही है, जलाकर गर्मी लूंगा। कियान यून ने तुरंत हाँ किया। अभी हिलने वाली थी कि एल्डर्स का झुंड दौड़कर हॉल डोर पर खड़ा हो गया। कियान यून पर गालियां बरसाने लगे, कहा कि ये क्रूरटी का साथ दे रही है। कियान यून ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मुड़ी और बाहर जाने लगी। तुरंत उन 3 एल्डर्स को इशारा किया जिनकी कल्टीवेशन उससे ज्यादा थी। तुम तीनों की ताकत मुझसे ज्यादा है, हाथ उठाओ। बड़बड़ाते क्या हो, जो ताकतवर हो एक्शन लो। तीनों का चेहरा सफेद पड़ गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। तुमने कियान यून को एक संतोष भरी नजर से देखा। ये बड़ी तुम्हारी स्टाइल की बात पकड़ रही थी। तभी कियान यून ने पलटकर तुम्हें बो किया। फैमिली हेड, कृपया ऑर्डर दो। सबसे ज्यादा जिसने मुझे गाली दी वो टुसू एल्डर जाए और मेरे घर का टैबलेट ले आए, साथ में मेरे पुरखों की कब्र भी खोदकर कुछ हड्डियां ला दे कुत्ते को खिलाने के लिए। टुसू एल्डर एकदम कांप गया। तुरंत कियान यून को मैसेज किया कि पागल मत हो। तुमने शांत आवाज में कियान यून की बात आगे बढ़ाई। ठीक है टुसू, एल्डर जाएगा। टुसू कांप गया। डिसोबे करने का मतलब मौत था। दांत पीसे, 3 जोरदार मुक्के खाए और नाक मुंह से गोल्डन लाइट निकली। बेहोश हो गया। कियान यून ने हाथ झाड़ा, सब पर नजर डाली। फैमिली हेड मुझे ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि मैं उनसे नहीं जीत सकती, लेकिन तुम लोग मेरे घर का टैबलेट छुओ तो जो मेरे पास है सब दांव पर लगाऊंगी। अभी एक्शन नहीं किया तो मैं तुम्हारे पुरखों की कब्र खोदने जाऊंगी। अभी नाम लिए गए 3 एल्डर्स तुरंत घबराए, जोर से चिल्लाए। कियान यून ने बिल्कुल नहीं सुना, पलटी और बाहर भागी, सीधे उनमें से एक के घर की तरफ। तीनों घबरा गए, एक साथ धड़ाम से तुम्हारे सामने घुटनों पर गिरे। फैमिली हेड, ऑर्डर वापस लीजिए। तुमने जमीन पर थूका। जानता हूं तुम तीनों की ताकत कियान यून से ज्यादा है, उसे हराना मुश्किल है। फिस्ट से कुछ काम करवाने को कहूं तो इतना मुश्किल है, मतलब ताकत होकर भी छुपाए रहते हो। जल्दी जाओ। चियान यून के हाथ पांव तेज हैं। तीनों ने दांत भींचे, पलटे और बाहर भागे। बाकी एल्डर्स भी बैठे नहीं रहे, अपने अपने घर बचाने दौड़ गए। हॉल। तभी मेड आगे आई, एक घुटने पर बैठकर हाथ से पांव दबाने लगी। बोली, यंग मास्टर, मुझे लगता है इस तरह से ये सब नहीं बदलेंगे। तुमने एक आईब्रो उठाई। विस्तार से बताओ। इनका बदलाव सब आपके दबाव से है। गलती का दोष वो आप पर डालते रहेंगे। अगर सच में बदलाव लाना है तो इन्हें अपने फिस्ट से सॉल्व करने का स्वाद देना होगा। कियान यून एल्डर बदला क्यों? क्योंकि आपने उसे लैंड मैप दिया। फायदा था असली। ये बात तुम्हारे दिमाग में बिजली की तरह चमकी। तुमने उसे देखा, थोड़ी देर रुककर ओरिजिनल बॉडी की मेमोरीज में झांका। ये मेरे सबसे करीब थी। पहले लिन शुलिंग ने उसे दबाए रखा था। तुम हंसे तो लियू यान पर जो चोटें हैं वो तुमने मारी। मेड एकदम घुटनों पर गिरी। यंग मास्टर, सजा दो। सजा? वो तो बस एक कैदी है, तुम्हारी वफादारी उससे कीमती है। तुमने हाथ से उसकी ठुड्डी उठाई, उसके चमकते चेहरे को देखा। आज रात पूरी तरह मेरी सर्विस में रहो। मेड की आंखें एकदम चमक गईं, बार बार सिर हिलाया। हाँ यंग मास्टर। तुम उठे, थोड़े जॉइंट स्ट्रेच किए। लेकिन पहले इन सब एल्डर्स को ठीक से संभालना होगा। ये फैमिली डिसाइपल्स को ट्रेन करना है। कोई आइडिया? मेड ने नजरें नीचे रखीं, धीरे से कहा, शायद उन्हें फांगियन स्वॉर्ड सेट ले जाएं। ये सुनकर तुम्हारी मुस्कान और गहरी हो गई। सेक्ट लूटो, खुद से फायदा लो। तुम्हारे मन के हिसाब का प्लान। उसके सिर पर हाथ रखा। 3 दिन के लिए पास में रहो। मेड ने शर्माते हुए झुककर हाँ कहा और तैयारी करने चली गई। सीन बदला। टुसू फैमिली के गेट पर कियान यिन थी, मुट्ठी बांधे। सामने टुसू एल्डर अभी होश में आया था, दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर जिद। वो अभी बोली ही थी कि तुम वहां पहुंचे। हाथ उठाकर कियान यिन के कंधे पर थपथपाया। एक एनर्जी की लहर उसमें घुसी। उसकी खाली हो गई स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत भर गई। शुक्रिया फैमिली हेड। तुमने हाथ हिलाया। पीले पड़े टुसू एल्डर को देखा, हंसते हुए पूछा, मुझे याद है टुसू फैमिली का एक लड़का है जिसका फॉन्ग्यून सोर्ड सेक्ट की एक डिसाइपल से दिल लगा था। उनके मास्टर ने रोका था। शादी अब तक नहीं हुई। ऐसा कुछ है? टुसू एल्डर ने इंस्टिंक्ट से सिर हिलाया। हाँ। तुमने हाथ उठाया, आवाज पूरी जगह गूंजी। जो भी अपने पुरखों की कब्र बचाना चाहता है, मेरे साथ आए। हम अभी फेंग्यून स्वॉर्ड सेक्ट चाहकर ये रिश्ता पक्का करेंगे।
आधी रात तुम सीधे ये फैमिली के 1000 चुने हुए डिसाइपल्स को लेकर फेंगुन स्वॉर्ड सेक्ट पर चढ़ गए। माउंटेन गेट पर एक डिसाइपल ने रोका, विजिट स्लिप मांगी। तुमने शांत हाथ बढ़ाया, उस डिसाइपल के सामने खुद लिखा, ये हुआंग तियान आया है, कोई बाधा नहीं। चियान युन ने इसे 10 गुना बड़ा बना दिया, एक बैनर बनाकर कंधे पर रखा और गेट के अंदर घुस गई। अभी डिसाइपल्स रूल्स का रोना रहे थे। कियान युन ने एक हाथ उठाया, इस हाल में रिश्ते की मांग? पागल हो गए हो? तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा, हंसते हुए कहा, टुसु एल्डर घबराओ मत, मैं खाली हाथ आया हूँ, कोई एंगेजमेंट गिफ्ट नहीं लाया। टुसु एल्डर का चेहरा और बुरा हो गया। तुम उसे खींचकर सुनहरे लिक्विड पर चलते हुए फैंडियन स्वॉर्ड सेक्ट के मेन हॉल तक ले गए। सेक्ट के सब लोग पहले से वहां थे। सेक्ट मास्टर अचानक सुंग जानू तुम पर गुस्से से चिल्लाई, बोली कि हेवन फेंग डायनेस्टी ने शिकायत करेंगी। बात पूरी होने से पहले तुमने एक उंगली हिलाई, वो सीधे जमीन पर जम गई, बिल्कुल सीधी। तुमने 2 शब्द बोले, ठीक है, आगे बढ़ा और एक पांव उनके चेहरे पर रखा। कहाँ है टियोशन? वो अभी बोलने लायक हुई ही थी कि चिल्लाने लगी कि तो औरत पर जुल्म कर रहे हो। तुमने पांव और दबाया। गोल्डन और वाइट मिक्स्ड फंडामेंटल एनर्जी बिखर गई। बाकी कांपते डिसाइपल्स को एक नजर से देखा, हल्के मुस्कान। गलत जवाब। आराम से एक डिसाइपल को इशारा किया, टू सिन कहाँ है? वो डिसाइपल अड़ गया, जमीन पर पेशाब हो गया, कांपते हुए उंगली उठाई भीड़ में एक लड़की की तरफ। वो वही टुओशिन है। तुम उस लड़की के सामने गए, ऊपर नीचे देखा, तुम टुओशिन हो? लड़की ने कांपते हुए हाँ की, शक्ल बुरी नहीं। तुमने मुस्कुराकर कहा, मैं ये फैमिली के टुस एल्डर के बेटे टुसु हानिवे के लिए रिश्ता लेकर आया, क्या तुम तैयार हो? टुओशिन एकदम रुक गई, पूरा हॉल रुक गया। किसने देखा होगा कि कोई पहले सेक्ट मास्टर को धराशायी करे, गेट गार्डियंस को हर्ट करे और फिर रिश्ता मांगे? तभी एक फीमेल कल्टिवेटर तुरंत आगे बढ़कर तुओशिन के सामने खड़ी हो गई, जोर से बोली कि यह रिश्ता मंजूर नहीं। टुसु हानिवा की तारीफ नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, खुद को तुओशिन का मास्टर बताया, इसलिए वो डिसाइड करेगी। तुओशिन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, मास्टर हन। वो फीमेल कल्टिवेटर बिल्कुल नहीं सुनी, पलटकर टुसु एल्डर को गालियां देने लगी, जितनी गंदी कह सकती थी। तुमने अचानक ठंडी हंसी दी, अरे तुम्हें शादी करनी है क्या? बूढ़ी होकर भी युवा का अरमान। ये फैमिली के पूरे हॉल में लोग हंसी रोक नहीं पाए। चियान तो जोर जोर से बोली, बिल्कुल सही, उन दोनों की पसंद तय हो गई। तुम बीच में क्यों? पुरानी जादूगरनी को क्या लेना देना? वो कुछ एल्डर्स जो पिछली बार इस फीमेल कल्टिवेटर से डांट खाए थे, उनमें से एक को एकदम याद आया, जोर से गाली देने लगा। और हालांकि सबने मिलकर उस फीमेल कल्टिवेटर पर आवाजें उठाई। वो इतनी गालियां सुनकर सीना जोर से उठा गिरा करने लगा, चेहरा हरा हो गया, जवाब नहीं दे सकी। जब सब चुके तो तुमने टुओशिन को देखा, आएगी मेरे साथ? मैं ये फैमिली का फैमिली हेड हूँ, पहला फायदा ये कि तुसु हानिवे से शादी होगी, कैसा लगता है? टुओशिन की आंखें चमकी, दम भींचकर जोर से बोली, मैं तैयार हूँ मास्टर, मैं सेक्ट छोड़ रही हूँ। वो फीमेल कल्टिवेटर एकदम बेकाबू हो गई, उठकर टुओशिन को थप्पड़ मारने आई। टैट, तुमने दूर से ही उसका हाथ पकड़ लिया। टुओशिन दौड़कर तुम्हारे पीछे आ गई। वो फीमेल कल्टिवेटर का चेहरा सफेद पड़ गया, जोर से गाली देने लगी कि तुम उसकी डिसाइपल चुरा रहे हो। तुमने हल्की मुस्कान से कहा, चुराना? अगर सच में चुराता तो तुम्हारी बाकी भी नहीं बचती। उसने तुम पर थूका, तुमने एक उंगली से थूक वापस भेजा, एक ठंडी एनर्जी उसके अंदर घुसी, वो जम गई, हिल नहीं सकती थी। टुओशिन ने तुरंत 3 बार झुककर कहा, डिसाइपल आपको प्रणाम। मामला तय हो गया। पूरे हॉल में बातें होने लगी। ये फैमिली के एल्डर्स आपस में फुसफुसाए, पिछली बार हम सब मिलकर आए थे, गालियां खाई, कुछ नहीं हुआ। आज फैमिली हेड ने एक बार में कर दिया। क्या ऐसा था कि फैमिली हेड की ताकत की वजह से? टुसु एल्डर इस बातचीत में शामिल नहीं था। उसने एक हाथ से बेटे को पकड़ा, दूसरे से टुओशिन को, आंखें भर आईं। इस रिश्ते के लिए उसने अनगिनत बार झुककर माफी मांगी, गालियां खाईं, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। आज बस ऐसे हो गया। उसे एकदम समझ आ गया, जिसके पास ताकत है वो सच में जो चाहे कर सकता है। टुसु हान युए और टुओशिन ने एक साथ तुम्हारे सामने घुटने टेके। टुसु हान युए आपको गॉडफादर बनाना चाहता है, प्लीज स्वीकार करें। जल्दी क्या है? गॉडसन बनना है तो कम से कम ही मर्ज रेल्म का कल्टीवेशन चाहिए, वरना मेरी बेइज्जती होगी। मैं जरूर मेहनत करूंगा, जल्दी फैमिली हेड का गॉडसन बनूंगा। तुम संतुष्ट होकर सिर हिलाया, पीछे पलटकर उन्हें देखा जो चुपके से बातें कर रहे थे। मुस्कुराकर क्यू एल्डर को देखा, क्यू एल्डर, मैंने सुना है तुम्हारे पिता को एक टॉप क्वालिटी लाइफ एक्सटेंडिंग पिल चाहिए, आज मैं लोगों को लेकर जाकर लाता हूँ। क्यू एल्डर एकदम कांप गया, झटपट आगे आकर घुटनों पर गिर गया। तुमने जोर से हेड बॉ किया, अगर फैमिली हेड ये पिल दिला दें तो मैं आगे से सिर्फ फैमिली हेड का, कोई और लॉयल्टी नहीं। तुमने सिर हिलाया। टुसु एल्डर को कहा कि वो टुओशिन और बेटे को घर ले जाए, जल्दी शादी करें, जश्न का खाना बनाओ। बात तो करो, मैंने ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है। टुसु एल्डर ने खुशी से बार बार हाँ किया। तुम बाकी लोगों को लेकर पलट गए। अभी फांगियन स्वॉर्ड सेक्ट से निकले ही थे कि एक एनर्जी एरो की तरह वापस हॉल में घुसी। अभी गालियां देने वाली वो फीमेल कल्टिवेटर इंसान समेत बॉडी चकनाचूर होकर बिखर गई। ये फैमिली को तकलीफ देने वालों को तुम कभी छोड़ते नहीं। सीन बदला, थोड़ी ही देर में तुम सब एल्डर्स के साथ श्वंतियन डांस सेक्ट के गेट पर खड़े थे। ये सेक्ट पिल्स के लिए फेमस था, ये फैमिली सबके लिए यही अगला रिवॉर्ड था। तुमने जोर से आवाज लगाई, स्पिरिचुअल एनर्जी से लपेटकर पूरे सेक्ट में गूंजी, श्वंतियन डांस सेक्ट के नेता बाहर आओ और जवाब दो। पूरी तरह एरोगेंस। मेरे पास तो कोई नॉर्मल लाइफ एक्सटेंडिंग पिल मांगकर आने का चांस ही नहीं था, तो क्यों हाथ नहीं बढ़ाऊं?
पास खड़े क्यू एल्डर का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जरा भी हेजिटेशन नहीं। 3 दिन पहले वो खुद दरवाजे पर आकर मांगा था, गालियां खाकर वापस गया था, और अब तुम उसके लिए हाथ में फोल्डिंग फैन लेकर बड़े अच्छे तरीके से झुककर तुम्हें ग्रीट किया। क्या आप ये फैमिली के नए फैमिली हेड ये हुआंग तियान हैं? तुमने हाथ फैलाया, कोई नम्रता नहीं। तुम्हारी बेस्ट लाइफ एक्सटेंडिंग पिल चाहिए, आंखें खुली रखना। सेक्ट मास्टर का चेहरा सख्त हो गया, बोला कि ये तो जबरदस्ती है। तुमने उंगली की नकल्स क्रैक करते हुए बात काटी। देखो मेरा हाथ, मेरी मुट्ठी के हिसाब से कुछ लोगों को हर्ट करना, थोड़ा गोल्डन लिक्विड बस हो जाता है। तुम्हारी जान से उधार ले, ठीक रहेगा? सेक्ट मास्टर एकदम डर गया, दांत भींचकर जेब में हाथ डाला। हमारे सेक्ट ने पिछले 100 सालों में पूरी ताकत लगाकर बस 3 लाइफ एक्सटेंडिंग पिल्स बनाई हैं, ले जाओ। तुमने पिल्स ली, पीछे क्यू एल्डर को दे दी, लेकिन आंखें और ठंडी होती गईं। कुछ सही नहीं लग रहा था। उसके पास रिफाइनिंग वॉइड रेलमेट की ताकत है, तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन इतनी जल्दी बिना रेजिस्टेंस के दे दिया। बस हेवेंस वे बोलकर काम चला। तुम उसे घूरते हुए बोले, 3 की गिनती से नहीं बताया तो 2। सेक्ट मास्टर ने एक लंबी सांस ली, गर्दन अकड़ाकर बोला, अल्केमिस्ट, भले ही मार दो, मेरा सेक्ट लोगों की भलाई करता है। हमें मिटाओगे तो तुम्हें भी इसका फल भुगतना पड़ेगा। तुम हंस पड़े। वाकई इस दुनिया में सबका दिमाग ठीक नहीं। अपने दरवाजे पर आ चुका है, न लड़ना जानता है न भागना। मुड़कर सब एल्डर्स को देखा, तो क्या अब भी ऐसे मूर्ख बनना है? इसके पास रिफाइनिंग वॉइड रेल मिड कल्टिवेशन है। मैं हाथ न लगाता तो कम से कम 30% डिसाइपल्स बच सकते थे, लेकिन इस हास्यास्पद फेट की वजह से चुपचाप खड़ा है। वो और तुम एक जैसे हो। पहले जब मैंने दबाव डाला तो बस रोते रहे, किसी को दोष दिया। अब आंखें खोलो, देखो कितना मूर्ख है। सब एल्डर्स चुप हो गए। अभी अभी तुमने टुसु एल्डर का रिश्ता तय कराया था, क्यू एल्डर के पिता के लिए पिल लाए, सामने असली बेनिफिट था। अब उलट जाना होता तो दिल से नहीं। क्यू एल्डर सबसे पहले आगे बढ़ा, एक घुटने पर बैठा, जोर से बोला, फैमिली हेड, ऐसी बेवकूफ़ी आगे कभी नहीं। फैमिली हेड के साथ चलना है, बस ताकत पर ट्रस्ट। पहले की स्टेटमेंट के बाद बाकी एल्डर्स की आंखों में जो झिझक थी वो बाद में बदल गई। श्वांतियन डैन सेक्ट का नेता अभी भी जिद में बोल रहा था, मान लेता हूं तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत लोगों को हर्ट कर सकते हो, लेकिन इस पूरी दुनिया में ऐसे भी होंगे जिन्हें तुम खत्म नहीं कर सकते। कोई ना कोई मेरी मौत का हिसाब करेगा। तुम अचानक आसमान की तरफ मुड़कर जोर से हंसे। कम से कम यूजों में तो मेरा कोई जवाब नहीं, मेरे जितना कोई नहीं। बाकी के लिए अपने फेट से प्रार्थना करते रहो। एक उंगली हिलाई, आसमान में अनगिनत फ्लाइंग सोर्ड्स प्रकट हुए और सेक्ट मास्टर के शरीर में घुस गए। तुमने जानबूझकर वाइटल स्पॉट्स छोड़े, बस बुरी तरह घायल किया, मरने नहीं दिया। हंसते हुए उनके सामने झुके। कैसा लगा? फेट ने तुम्हें कुछ बताया? तुम उठे, पलटकर जोश से भरी आंखों वाले एल्डर्स को देखा। चेहरा सख्त हो गया। सिर्फ इसी लायक कल्टीवेशन के साथ रोज मेरे से काम करवाएंगे? ताकत काम नहीं आई तो बेशर्मी से काम निकलवाना? मुझे लगता था मैं बहुत फ्री हूँ। ये सुनते ही सब एल्डर्स फिर से बिखर गए। फैमिली हेड सही है, मैं पहले ही वो कमीनों को निपटाता हूँ। आसमान का न्याय आज सब वसूल करेंगे। कौन आएगा मेरे साथ? किसी ने अभी तक क्यू एल्डर की बातों को गलत नहीं कहा, और सामने असली फायदा था। अब उनके रास्ते को नकारना दिल से नहीं होता। तुमने एक नज़र उस सेक्ट मास्टर पर डाली जो अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था। मेहनत से सर्वाइव करते रहो। आज का हाल याद रखना, जब ताकत मिले रिवेंज लेना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फेयर बैटल का चांस दूंगा। ये कहकर तुम क्यू एल्डर को लेकर पलटे और ये फैमिली की तरफ वापस चले। रास्ते में क्यू एल्डर ने धीरे से पूछा, फैमिली हेड, इन सब फैमिली डिसाइपल्स को कैसे हैंडल करें? अगर मैं काम आ सकूं, बताइए। अब उसकी नज़र में वो कांपते डिसाइपल्स देखकर वैसा ही भाव था जैसा तुम्हारी आंखों में उनके लिए पहले था। तुम हंसे। चलो एक चांस देता हूँ। वेंडाओ सेक्ट एक छोटा सेक्ट है, ये फैमिली को रोज लूटपाट करता है। फैमिली डिसाइपल्स से पुराना झगड़ा है, तुम उनसे निपट लो। क्यू एल्डर एकदम खुश हो गया, पूरे जोश से हाँ किया और निकल पड़ा। तुमने उसकी पीठ देखकर हल्के से सिर हिलाया। अब सिचुएशन खुल गई। तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे पास अब एक पहली टीम थी जो जान देकर साथ थी, और इसका कम से कम आधा क्रेडिट उस मेड को जाता था। उसी ने तुम्हें रास्ता दिखाया। सिर्फ डर से नहीं, असली बेनिफिट से मोटिवेट करो। 3 दिन पास रहने का रिवॉर्ड पर्याप्त नहीं था, 3 दिन रात होना चाहिए। वक्त गुजरा, 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में तुमने मेड को रहने दिया पूरे 4 दिन रात। 5वें दिन जैसे ही तुम हॉल में आए, 4 दिन से इंतजार कर रहे एल्डर्स तुम पर टूट पड़े। फैमिली हेड, आप फाइनली आए, अगला क्या करना है? ओए, 4 दिन पहले तुम कह रहे थे कि फैमिली हेड पर बिजली गिरनी चाहिए। वो बात छोड़ो यार, पुरानी बात। बिजली गिरे तो भी मैं फैमिली हेड की ढाल बनूंगा। लोगों का शोर था, इनमें अब पहले जैसा डर और झिझक नहीं था। तुम्हारा स्वभाव समझ गए थे। ऐसे जोक्स पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस काम होना चाहिए। तुमने एक हॉर्न लिया, आराम से। टुसु एल्डर। टुसु एल्डर तुरंत आगे आया, एक घुटने पर झुका। फैमिली हेड, आपका हुक्म। बच्चे की शादी कब है? टुसु एल्डर ने एक पल रुककर जवाब दिया, अगले महीने के शुभ दिन पर। 10 दिन बाकी हैं। तुमने सिर हिलाया। चू एल्डर, चू एल्डर, चू। एल्डर तुरंत आगे आकर दोनों घुटनों पर झुका, जोर से हेड बाउ किया। पिताजी ठीक है, 10 साल और मिले। फैमिली हेड का बहुत शुक्रिया, सही रास्ता दिखाने का भी शुक्रिया। तुमने बेचैनी से हाथ हिलाया। ऐसी बातें कम करो, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। ये फैमिली फाइनली ठीक से काम कर रही थी, लेकिन अब एक नई मुश्किल थी। हेवन फेंग डायनेस्टी बहुत दूर था, लंबी दूरी का वॉर फायदेमंद नहीं। अभी कोई ऐसा वर्दी ओपोनेंट नहीं जिसके लिए पूरी ताकत लगाऊं। तुमने सिर जोर से पकड़ा और सीधे चियान युन को बुलाया। चियान युन ने तुरंत आगे आकर वो किया, फैमिली हेड, हुक्म करो। मेरे लिए एक नई, बहुत दिन हो गए, रिसोर्सेज की कमी लग रही है। तुम्हें पता है क्या करना है? टारगेट अपनी मर्जी से चूज करो।
हैंडल ना हो तो मुझे बुला लो। तुम उठकर जाने वाले थे कि मेड बैकयार्ड से चलकर आई। दोनों पाँव कांप रहे थे, चेहरा थका हुआ, एक अजीब सी हाफ मॉकिंग एक्सप्रेशन थी। कमजोरी से 2 कदम चली तो लड़खड़ा गई। तुम उसके पास से गुजरते हुए ठंडे से बोले, ठीक से आराम करो, ज्यादा खेलोगी तो टूट जाओगी। मेड का चेहरा एकदम लाल हो गया। हॉल में बाकी एल्डर्स हंसने लगे, माहौल गर्म हो गया। जब मेड कमरे में वापस गई, चेहरे की खुशी धीरे धीरे उदासी में बदल गई। उसे लगा था कि इन 4 दिनों में वो तुम्हारी खास बन गई, लेकिन तुम्हारे उस ठंडे वाक्य ने उसे वापस जमीन पर लाया। ये बस एक रिवॉर्ड था। वो नीचे देख रही थी कि तुम्हारा हाथ अचानक उसकी आंखों के सामने आया। तुम्हारे हाथ में एक हुओ शुए जूकी पिल था और एक जीची तोंग तियान कल्टीवेशन टेक्निक बुक। ये पिल शरीर ठीक करेगी। ये टेक्निक तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल है जो मुझे सूझी। ठीक से कल्टीवेट करो। उस शुआन चा बॉडी की तरह एक बार यूज होने वाली चीज मत बनो। मेड ने दोनों हाथों से ये लिया। आंखों में अचानक आंसू आ गए। झुककर बोली, हाँ यंग मास्टर, मैं जरूर मेहनत से कल्टीवेट करूंगी। तुमने हल्की मुस्कान दी, हाथ हिलाया और चले गए। तुम यूजो घूमने जा रहे थे। ये फैमिली के लिए एक वर्दी ओपोनेंट ढूंढना था। अभी ये फैमिली बस थिंकिंग में बदली है। पिछले जन्म में तुम अकेले कल्टीवेट किए, आखिर में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। लेकिन उसी दिन तीनों रैम्स ने मिलकर अटैक किया, बस एक कदम से हार गए। इस जन्म में एक ऐसी ये फैमिली बनानी थी जो पूरी दुनिया के खिलाफ भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे। उस एक कदम की कमी पूरी करनी थी। शाम की हवा बह रही थी। तुम अचानक नींद से जागे। नजरें तेज तलवार की तरह कमरे में घूमी। बस मेड थी, कुर्सी पर माथे पर बल डाले, एक एक अक्षर पढ़ते हुए उस ग्रे कलर टेक्निक को पढ़ रही थी, बहुत ध्यान से। 9 दिनों में बस पहला पेज पलटा था। तुमने राहत की सांस ली। पिछले जन्म की वो 3 रिल्म्स की जंग अभी भी दिल में तेज है। आंखें खोलते ही उस टेक्निक के कोर को एक वाक्य में एक्सप्लेन किया। इस टेक्निक में जो जीची है वो डान तियान की एनर्जी है। डान तियान क्या होता है तुम जानती हो? मेड एकदम जागी, उठकर तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। तुम जल्दी नहीं थे, उसके बिजी होने का इंतजार किया। फिर शांत से बोले, आज बस इतना, जब मैं वापस आऊं तुम्हें और पूछूंगा। अभी जाने वाले थे कि मेड ने अचानक सिर उठाया। आंखों में कन्फ्यूजन था। धीरे से पूछा, यंग मास्टर, मैं आपके क्या कर सकती हूँ? क्या करूँ? नजरें नीची, आवाज और छोटी होती गई। जानती थी कि चाहे कितनी भी कल्टीवेट करे, तुम्हारी दाचेंग रेलम तक वो नहीं जान सकती थी कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। तुम कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक एक हल्की हंसी। मैं एक बार तीनों रैम्स के सबसे टॉप पर था, बस एक कदम की दूरी पर जीत थी। मैं चाहता हूँ ये फैमिली जिसे मैंने खुद तैयार किया हो, वो उस कमी को भर दे। ये कहकर तुम चुपचाप निकल गए। मेड ने तुरंत सिर उठाया, तुम्हारी पीठ को देखती रही। आंखों का कंफ्यूजन धीरे धीरे हटा और आखिर में एक बेटे जैसी दृढ़ता रह गई। आगे के दिन तुमने ये फैमिली की हर जमीन पर कदम रखा। कभी कभी ये फैमिली डिसाइपल्स को 2-3 बातें बताई, मामूली चीज कभी उन्हें दिए जो तुम्हें कुछ नहीं लगते थे। धीरे धीरे लोगों का दिल पास आने लगा। तुम चाहते थे कि वो समझें, तुम बस बेरहम क्रूअल पर्सन नहीं हो। तुम्हारे साथ रहने में पूरे 9 दिन 300 माइल्स चली। रास्ते में जहां भी कोई बेइंसाफी थी उसने हाथ लगाया। बुराई मिटाना, अच्छाई बढ़ाना, यही उस शियान की रूह में था। और उसके दिल में सबसे जरूरी बात, हेवन फिंग डायनेस्टी जाकर तुम पर रिपोर्ट करना। अचानक एक टैवर्न में शोर, भागो भागो, वो क्रूअल पर्सन आ रहा है, जल्दी भागो। ग्राहक एक पल में गायब हो गए। बस लियू यान बैठी रही, एक के बाद एक ग्लास पीते हुए उस आने वाले क्रूअल पर्सन का इंतजार कर रही थी। धड़ाम टैवर्न का दरवाजा खुला। एक स्काई ब्लू रंग का रोब पहना आदमी अंदर आया। आराम से कुछ कॉपर कॉइन्स टेबल पर रखे, एक जग वाइन लाओ, कुछ स्नैक्स भी टेबल पर नजर पड़ी। औरत, तुमने मेरा ध्यान खींचा। लियू यान ने आंखें सिकोड़ी। उनके आने से पहले किसी ने कहा था कि यही आसपास का क्रूअल पर्सन है। जवाब देने से पहले वेटर ने धड़ाम से वाइन जग टेबल पर रखा। नाराज चेहरे से बोला, क्रूअल पर्सन तो है ही, एक जग वाइन पिएगा और मास्टर की दी हुई फ्री स्नैक्स खाएगा, कंजूस। वो आदमी एकदम भड़क गया। वेटर से लड़ने लगा कि फ्री स्नैक्स देने से किसने रोका। लियू यान ने ये देखा, मन में सोचा, ये क्रूअल पर्सन है? बिल्कुल नहीं लगता। हंसी आ गई। जाने लो, मुझे लगता है तुम क्रूअल पर्सन नहीं हो। वो आदमी रुका और बेझिझक सिर हिलाया। हाँ, सब मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। क्या हुआ? लियू यान ने एक साथ दिल की सारी बातें बाहर निकाली। बेरहम, पलक झपकाए बिना हर्ट करने वाला। क्या तुमने ऐसा देखा? सेक्ट्स को स्वीप करने वाला? क्या तुमने देखा? फीमेल कल्टीवेटर को डंजन में कैद करने वाला? क्या ऐसा तुमने किया है? ये सब तुमने नहीं किया तो तुम कैसे क्रूअल पर्सन हो? वो आदमी सुनकर एकदम रुक गया, सोचने लगा। फिर अचानक लियू यान को बौ करके कहा, मैं शेन लियान हूँ। आज आपकी बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। आप अकेले चलती हैं, एक साथी नहीं चाहिए? मैं फिस्ट फाइट में अच्छा हूँ। वेटर तुरंत आया, दुखी चेहरे से लियू यान से रिक्वेस्ट की, आंटी प्लीज इन्हें साथ ले जाइए। कई चांग सिटी में इन्हें रखना पॉसिबल नहीं रहा। लियू यान को वैसे भी हेवन फेंग सिटी जाने की जल्दी थी। एक अच्छा साथी हो तो बेहतर। तुरंत हाँ कर दिया। ये हुआंग तियान एक सच्चा क्रूअल पर्सन है, बस हेवन फेंग डायनेस्टी उसे रोक सकती है। शेन लियान ने नीचे लियू यान की वॉकिंग स्टिक देखी, बिना कहे उसे उठाकर अपने कंधे पर रखा। लियू यान घबरा गई, गुस्से से कंधा भींचने लगी। नीचे उतारो शेन लियान, हद मत करो। शेन लियान ने सिर हिलाया, कदम नहीं रोके। मैं भी क्रूअल पर्सन हूँ, तुम्हारी बात नहीं सुनता। बात खत्म होते ही उसने जोर से जंप किया, सीधे आसमान में। हेवन फेंग डायनेस्टी आज रात ही पहुंचेंगे। कान के पास हवा सीटियां बजा रही थी।
लिu यान का छोटा चेहरा एकदम सफ़ेद। तब पता चला शेन लियान ही मर्ज रियम पीक में थी। जो 1 महीने का रास्ता था वो आज रात में तय हो जाएगा। उसी वक्त हेवन फेंग सिटी के बाहर ये गुचेंग हाफते हुए आखिरकार वहां पहुंची। उसने दिन रात एक किया, पूरे 10 दिन लगाए, तुम्हारे दिए डेडलाइन में पहुंची। पहले वो सोचती थी ये डेडलाइन बस एक मौत की तारीख है जो तुमने रैंडमली दी थी, लेकिन अभी सिटी के बाहर खड़े होकर उसके दिमाग में तुम्हारी वो काम और इन कंट्रोल एक्सप्रेशन आई। क्या तुमने पहले ही सब कैलकुलेट कर लिया था? अभी सोच ही रही थी कि आसमान में एक परछाई तेजी से आई। वो शेन लियान था, कंधे पर लियू यान को लेकर। ये गू चेंग की प्यूपिल्स सिकुड़ी। ही मर्ज रियम पीक। लियू यान ने तुरंत गार्ड सोल्जर्स के पास जाकर जोर से कहा, मुझे हेवन फेंग डायनेस्टी के रूलर से मिलना है। ये फैमिली का ये हुआंग तियान पागल हो गया है, बहुत से निर्दोष लोगों को हर्ट किया। सोल्जर ने आंख मलते हुए एक रिकॉर्ड लिखा, कल सुबह कोर्ट में रिपोर्ट करना है ये फैमिली। कोई बात नहीं। ये गुचेन के दिमाग में एकदम धमाका हुआ, पूरी तरह समझ आ गया। तुमने 10 दिन डेडलाइन इसीलिए दी थी क्योंकि तुम उसकी लिमिट जानते थे, और ये भी जानते थे कि ऐसे रिपोर्टर्स इन्हीं दिनों में एक एक करके आएंगे। फैमिली हेड पागल नहीं, बिल्कुल क्लियर हेडेड है, सब उनके प्लान में है। वो और देर नहीं कर सकती थी। तुरंत कोर्ट में अपने किसी जानने वाले की मदद से रात को ही हेवन फेंग डायनेस्टी की फीमेल एम्परर से मिलने का वक्त मांगा। क्वाइट बैकयार्ड में फीमेल एम्परर पूल के किनारे बैठी थी। सर्वेंट की बात सुनकर शांत से सिर हिलाया। ये गू चेंग को अंदर भेजो। ये गू चेंग ने बॉ करते हुए दोनों हाथों से एक लेटर पेश किया। योर मैजेस्टी, हमारे फैमिली हेड ने एक लेटर भेजा है। सर्वेंट ने लेटर फीमेल एम्परर को दिया। उन्होंने पढ़ा और आराम से रख दिया। मामला समझाया, ये फैमिली हेड को बता दो कि वो खुद हैंडल करे। ये गू चेंग ने शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल गई। एक दिन बाद ये गू चेंग एक दोस्त का शुक्रिया अदा करके निकलने वाली थी कि उसने ये लिंग तियान को देखा, जो जल्दी जल्दी फीमेल एम्परर की रहने की जगह की तरफ जा रही थी। ये लिंग तियान ने उसे देखा, आंखें चमकी, तुरंत उसका हाथ पकड़ा। गू चेंग एल्डर, तुम भी यहाँ, जल्दी चलो फीमेल एम्परर से मिलने। ये हुआंग तियान पागल हो गया है। हेवन फैंग डायनेस्टी को ही एक्शन लेना होगा। ये गू चेंग के दिल में एक झटका। आज 12वां दिन है। तुरंत समझ आ गया। तुमने 10 दिन में इनाम, 12 दिन में कोई इनाम नहीं। 12 दिन के बाद नतीजे खुद समझो। ये क्या मतलब था? ये लिंग तियान अभी भी मीठी मीठी बातें करके उसे साथ लेने की कोशिश में थी। ये गू चैंग ने बस एक नज़र उसे दी, पास खड़े एक जनरल को देखकर मुस्कुराई। जनरल को देख लिया, ये फैमिली की थोड़ी इंटरनल बात है, लोगों में अफवाहें फैलती हैं। जनरल ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा कि यह फैमिली की रेपुटेशन की रक्षा करेगा। मुड़कर चला गया। ये गू चेंग ने ये लिंग तियान को एक नज़र से देखा। छोड़ो, तुम फैमिली हेड का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे घर भाई ये फैमिली में है। मैं सब कुछ दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलूंगी। 10 और दिन बाद ये गू चेंग आखिरकार ये फैमिली वापस आई। लेकिन ये फैमिली के मेन गेट पर पहुंचते ही एकदम सामने था गोल्डन एम्परर का रूप। 2 बड़े पत्थर के लायंस शानदार तरीके से खड़े। तख्ती पर ये फैमिली के 2 गोल्डन लेटर्स, गहरे और भारी। माउंटेन गेट से ऊपर देखा, आधे पहाड़ पर एक नया बड़ा हॉल था। दूर से ही दिखता था जैसे पूरे पहाड़ पर बना हो। वो देख ही रही थी कि 2 ये फैमिली डिसाइपल्स पास से गुजरे। उसे देखकर एल्डर होने के बावजूद बस आराम से हाथ हिलाया और आपस में बात करते रहे। यार, वो लड़की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। दोस्त बनाने गया तो मुझे उसका एक्स बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया। मेल बेस्ट फ्रेंड सब झूठ होते हैं। वो कब से उनके साथ थी। जो ताकतवर हो उसी की बात मानो, लड़ो, जो जीते उसकी। अरे नहीं यार, तुम बहुत जल्दी मूव कर दिए, मुझे तो मौका भी नहीं मिला। ये गू चेंग का दिमाग घूम गया। वो बस 20 दिन गई थी। ये फैमिली ऐसी कब से हो गई? पहले जो फैमिली थी, जो रूल्स और रेपुटेशन सबसे बड़ा मानती थी, वो ये थी। अभी सोच भी नहीं पाई थी कि चैन्यून अचानक पास आई, कंधे पर हाथ रखा। फैमिली हेड ने कहा था तुम आ जाओगी, चलो मैं रास्ता दिखाती हूँ। ये 20 दिनों में ये फैमिली में जो बदला, पहले बता देती हूँ। वैसे भी तुम्हारे सब अपने ये फैमिली में है, मान लो, आर्ग्यू मत करो। चियान यून उसे लेकर पहाड़ के ऊपर हॉल की तरफ उड़ी। रास्ते में 20 दिन की सब बातें बता दी। हॉल के दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से तुम्हारी आवाज आई, अंदर आओ, रिवॉर्ड लो। ये काम सेटल होने के बाद सब देख सकते हो। ये गु चेंग का दिल धड़का। जल्दी से, ऊपर वाले पुराने जमाने का एक जीवाश्म आया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वो डरी हुई छोटी आंखें देखो। ये गु चेंग अभी उन्हें शांत करने का सोच ही रही थी कि एक पल में तुम उसके सामने थे, शांत आवाज में। लेकिन आवाज में वो अथॉरिटी थी जिसे टाला नहीं जा सकता। काम अच्छा हुआ। क्या रिवॉर्ड चाहिए? ये गू चेंग ने ये हुआंग तियान की बात सुनकर मन में थोड़ी झिझक महसूस की। वापसी के रास्ते में कियान यून से सुना था कि अब ये फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सब एल्डर्स और डिसाइपल्स की थिंकिंग बदलने से हर जगह फायदा हो रहा था। कुछ देर बाद ये गू चेंग ने कहा, एक सवाल है फैमिली हेड, आप ये फैमिली को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो या शिखर पर? अगर तबाही की तरफ, तुम शांत मुस्कान के साथ बोले। आवाज छोटी थी लेकिन पूरे हॉल में छा गई। मैं इस दुनिया की चोटी पर जाऊंगा। ये फैमिली शायद मेरे साथ उस रास्ते पर होगी। ये फैमिली कितनी दूर जाएगी वो तुम सब पर निर्भर है। मेरे लिए ये फैमिली का होना जरूरी है, लेकिन न भी हो तो चलता है। बात खत्म होते ही ये गु चिंग के बदन में एक झटका आया। तुम्हें करीब 3 मिनट देखती रही, फिर जोर से बोकिया, मैं समझ गई, फैमिली हेड की सेवा करूंगी। तुम हल्के से हंसे। रिवॉर्ड नहीं मांगा? ठीक है, तुम्हें एक घर और नॉर्मल काम की जिम्मेदारी देता हूँ, बाकी मैं नहीं करूंगा।
शुक्रिया फैमिली हेड। वो उठकर निकल गई, कहा कि कुछ दिन बाकी काम सेटल करने हैं। तुमने हाथ हिलाया, ठीक है। लोग गए तो तुमने कियानन को बुलाया, एक काम है। फैमिली हेड, सब मुझ पर छोड़ो। चियानियन ने चेस्ट ठोकते हुए प्रॉमिस की, 3-5 स्क्रिप्ट तैयार है, वो लोग एक भी गलत वर्ड नहीं बोलेंगे। तुमने हल्के से सिर हिलाया। हेवन फेंग डायनेस्टी के एनवॉयज आने वाले हैं। पब्लिक विजिट या सीक्रेट विजिट अभी क्लियर नहीं है। हमारी और उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लॉन्ग डिस्टेंस वॉर में कोई बेनिफिट नहीं। अभी झगड़ा मत करो। अगला सीन, श्वांतियन माउंटेन के नीचे 50 माइल्स आगे जनरल फूबो 3000 टाइगर सोल्जर्स के साथ ये फैमिली की तरफ मार्च कर रहा था। उस साइड में लियू यान शेन लियान के साथ थी। फूबो का चेहरा नाराज लेकिन जबन बंद। वो शेन लियान की रिस्पेक्ट में आया था, नहीं तो लियू यान जैसी लो कल्टीवेशन के साथ तो बात भी नहीं होती। उसने दूर से श्वांतियान माउंटेन की बिल्डिंग्स देखी और ठंडे स्वर में बोला, जनरल, ये फैमिली को देखने की जरूरत नहीं, नीचे गांव वालों को देखो, पता चल जाएगा। फूबो ने एक साइड से देखा, गहरी सांस ली। शेन लियान की रिस्पेक्ट के बिना बात तो होती नहीं। वो एक तरफ उतरा, कल्टीवेशन छुपा ली, खेत में काम कर रहे कुछ गांव वालों को बुलाया। मैं हेवन फेंग डायनेस्टी का फूबो जनरल हूँ, आओ बात करो। कुछ लोग घुटनों पर गिरे, जनरल की लंबी उम्र हो। फूबो खुश हुआ, सीधे टॉपिक पर आया। हाल ही में किसी ने रिपोर्ट किया है कि ये फैमिली पागल हो गई है, आम लोगों को हर्ट किया, क्या तुम जानते हो? एक आता हुआ बुजुर्ग ने तुरंत सिर हिलाया, ये फैमिली पहले जैसी ही है, क्रेजी होने की बात कभी नहीं सुनी। लियू यान तुरंत भड़क गई, बुजुर्ग पर जोर से बोलने लगी कि ये फैमिली ने उसे खरीद लिया है। बुजुर्ग ने शान से कहा, इस उम्र में तुम्हें धोखा देने का क्या फायदा? ये फैमिली की मेहरबानी हुई है मुझ पर, अगर उन्होंने खरीदा होता तो क्या मैं इस टूटी झोपड़ी में रहता? एक सेंटेंस ने लियू यान को बिल्कुल चुप करा दिया। फूबो ने ठंडे चेहरे से लियू यान पर एक बाल्टी ठंडा पानी डालते हुए कहा, मैंने पहले से कहा था कि जनरल का जजमेंट गलत नहीं होता। ये फैमिली के लोग अगर सच में बुरे होते तो ये गांव वाले नहीं जानते। लियू यान गुस्से से पांव ठोकने लगी, फिर बुजुर्ग की कॉलर पकड़ी और चिल्लाई कि वो उन्हें बचाने आई है। बुजुर्ग बिल्कुल नहीं माना, बस कहा कि ये फैमिली ने मेहरबानी की है, इन्हें बुरा मत कहो। लियू यान एकदम पागल हो गई, फूबो की तरफ मुड़ी, चिल्लाई कि इन लोगों पर या तो धमकी है या कोई कर्ज है, उसे जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फूबो का पेशेंस खत्म हो गया, ठंडे चेहरे से बोला, ये फैमिली के उस यंग मास्टर के साथ किसी का रिश्ता टूटा, बस इतनी इनसाइड स्टोरी है, ये मुझे पता है। तुम्हारे साथ आकर इन्वेस्टिगेट करना मेरी तरफ से काइंडनेस थी। अब बकवास बंद करो वरना मैं सीरियस हो जाऊंगा। लियू येन अभी आर्ग्यू करना चाहती थी, शेन लियन ने एक हाथ से उसे पकड़ा, धीरे से कहा कि अभी प्रूफ नहीं है। ऊंचा कद, शार्प आईब्राउज, एक तरफ खड़ा था, बदन से किलर एनर्जी निकल रही थी। बस खड़े खड़े ही हवा थोड़ी भारी लगी। उसने तुरंत बाव करते हुए कहा, मैं हेवन फेंग डायनेस्टी का टाइगर जनरल फूबो हूँ। आप कौन है? तुमने आंखें नीची रखी, उसे ऊपर से देखते हुए शान से बोले, ये फैमिली का यंग मास्टर, ये हुआंग तियान। पिताजी को पता चला कि हेवन फैंग डायनेस्टी की आर्मी आई है, इसीलिए गाइड बनने के लिए मुझे भेजा। फूबो एकदम रुक गया, फिर चेहरे से वार्निंग हट गई। तुम वही हो, वो डम इन लव ये हुआंग तियान। तुम्हारे चेहरे पर एक परफेक्टली प्लेस्ड कड़वी मुस्कान आई। उसके साथ खड़े होकर बोले, अनजान छोटी बात थी, इतनी दूर तक फैल गई। फूबो जोर से हंसा, तुम्हारा हाथ पकड़ा और शिप कैबिन की तरफ खींचते हुए बोला, शराब और खाना मंगाओ, तुमसे अच्छे से बात करनी है। 3 ग्लास के बाद थोड़ी नशे की हालत में पूछा, वो लड़की एक्चुअली तुम्हें क्यों छोड़ गई? तुमने सिर झुकाया, आंखों में हेजिटेशन और दुख का परफेक्ट कॉम्बो, जैसे सोच रहे हो। फिर धीरे से लिन शुलिंग और सीनियर एल्डर के मिलकर ये फैमिली की पावर छीनने की साजिश बताई। आखिर में लिन शुलिंग का खुद खत्म हो जाना भी कहा, बिना एक भी झूठ मिलाए, लेकिन लॉयल हार्ट ब्रोकन लवर का इमेज परफेक्ट बना गया। फूबो ने तुरंत मेज पर मुक्का मारकर एक ग्लास तुम्हें ऑफर किया। वो लड़की लालच में अंधी थी, नादान थी, तो मन ही मन हंसे, लेकिन बाहर से बस सिर हिलाया। ऐसे मामलों में कहना ही पड़ेगा, सब तुम्हारी जबान पर। उसने शेन लियान और लियू यान का जिक्र किया, बोला कि दोनों एक बात पर अड़े हैं कि ये फैमिली क्रेजी है। एक्सप्लेन करने का वक्त निकालो, 100 साल की फैमिली रेपुटेशन बचाओ। तुम हल्के से मुस्कुराए, आंखों में थोड़ी ठंडी चमक, बस धन्यवाद कहा। वो नहीं जानता था कि उसे एक रिमाइंडर से लियू यान की मौत का हुक्म हो गया। कुछ और बातें की, उसे यकीन हो गया कि तुम बस एक हार्ट ब्रोकन और पिटिएबल यूथ हो, बस इतना जानना था, ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं। इसलिए उसने नकली नशे का नाटक किया, मेज पर सो गया। तुमने उसका ये घटिया एक्टिंग ट्रिक नहीं तोड़ा। ही मर्ज रियम की कल्टीवेशन है, चंद ग्लास में नशा तुम्हें बेवकूफ समझता है। तुम शांत से उठे, पास रखा कोट उठाकर उस पर डाला। अचानक सारी एनर्जी खत्म हो गई, चाहकर भी हिल नहीं सकते थे। तुम शिप के ऊपरी डेक पर खड़े थे, एक झटके में 3000 टाइगर आर्मी की पूरी डिटेल स्कैन कर ली, कम से कम गोल्डन कोर स्टेज ऑफिसर्स युआन यिंग, फूबो खुद रिफाइनिंग वॉइड रैल्म। तुमने आईब्रो उठाई, लगता है हेवन फेंग डायनेस्टी में भी सब मूर्ख नहीं, पावर को सम्मान देते हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं। तुम सडनली शिप से डिसअपियर हो गए, सोल्जर्स के बीच से निकले, किसी को भी एहसास नहीं हुआ। द चेंग रैन को ये लोग देख नहीं सकते। उसी वक्त पास की एक हिल पर शेन लियन ने लियू यान का हाथ पकड़ा, धीरे से पूछा, कुछ नोटिस किया? लियू यान की आंखें चमकी, मुझे तो पता था, तुम पहले बोलो। शेन लियान ने नीचे खेतों की तरफ इशारा किया, मैंने काउंट किया, अगर आधे भी खेत में काम करें फिर भी एक आदमी इतनी बड़ी जमीन अकेले नहीं जोत सकता, मॉर्टल से पॉसिबल नहीं। लियू यान ने तुरंत सिर हिलाया, और उन लोगों की आंखें गलत थीं, जरूर कुछ तो है।
शेन लियान ने उस पर तुरंत एक लंबी लेक्चर दे दी। ये सब्जेक्टिव फीलिंग एविडेंस नहीं बनती। लियू यान को और ज्यादा हेडेक था। शेन लियान जैसी ही मर्ज रेल्म पीक कल्टिवेटर इस सिंपल माइंडेड स्वीट गर्ल की बात इतनी मान लेती है, ये बिल्कुल समझ नहीं आता था। क्या वो उसकी सादगी की वजह से या बेपरवाह होने से? तुम उन दोनों की परेशानी को बिल्कुल समझ नहीं पाए। गहरी सांस ली, फैसला किया, इन दोनों को पकड़कर डंजन में बंद करो, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करो। तुमने हथेली फैलाई, तेज हवा की लहर दोनों पर गई। शेन लियान का रंग उड़ गया। लियू यान को एक हाथ से पकड़ा, सीधे आसमान में उछाल दिया। सैकड़ों माइल्स तक भागे, तब जाकर उतरे। लियू यान डर गई, उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली, गुस्से और डर से गाली देने लगी। लेकिन सिर उठाते ही दूर तुम खड़े थे मुस्कुराते हुए। लियू यान एकदम भड़क गई। वही है, ये फैमिली की बड़ी क्रूअल पर्सन, ये हुआंग तियान। जल्दी हराओ उसे। शेन लियान का चेहरा सफेद पड़ गया। अभी जो लहर आई थी, उसकी ताकत वो सबसे अच्छे से जानती थी। उसकी ताकत इससे बहुत कम थी। उसका एकमात्र ख्याल था भागो, लेकिन तुम पहले से ही पास थे। लियू यान को और गुस्सा आया, तलवार निकाली और तुम पर झपटी। मुंह में बोल रही थी कि वो कभी किसी से नहीं डरी। शेन लियान का कंधा तुमने एक हाथ से दबाया, हिल नहीं सकती थी। माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ही मर्ज रेल्म पीक और दाचिंग रेल्म का फर्क उसकी सोच से बहुत ज्यादा था। दांत भींचकर धीरे से बुड़बुड़ाई, क्रूअल पर्सन, मेरे साथ जो चाहो करो, उसे छोड़ दो, वो बेगुनाह है। तुम हंसे। ठीक है, बस उसे मेरे पास वापस मत आने दो। शेन लियान ने अभी अभी राहत की सांस ली थी कि पीछे से लियू यान की गाली की आवाज आई। वो औरत खुद ही वापस आ गई थी। शेन लियान ने तुरंत हाथ उठाकर तलवार निकाली। लियू यान को रोकना चाहती थी, लेकिन लियू यान ने मुड़कर देखा और तुम पर झपटती रही, जोर से बोलती रही कि उसे किसी से डर नहीं। तुमने शेन लियान का कंधा थपथपाया। मैंने बस प्रॉमिस किया था कि अगर वो वापस ना आए तो उसे परेशान नहीं करूंगा। वो खुद वापस आई। पहले वाला प्रॉमिस कैंसिल। शेन लियान की आंखें लाल हो गईं। वो जानती थी कोई जीत नहीं, कोई रास्ता नहीं। एकमात्र ऑप्शन था सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अपनी 100 साल की कल्टीवेशन की फाउंडेशन से एक घातक स्ट्राइक। तुम्हें पीछे धकेलो, फिर किसी तरह लियू यान को वो जबरदस्त एनर्जी जो आधा पहाड़ उड़ा दे। एक पल में शांत हो गई, जैसे किसी ने सांप की नस पकड़ ली। थोड़ी भी ताकत नहीं रही। शेन लियान ने आंखें फाड़ी। कैसे पॉसिबल है? तुमने उसे देखा, हाथ उठाया, एक एनर्जी रोप ने पेड़ों से बाहर भागती लियू यान को वापस खींच लिया। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जज्बा अच्छा है, लेकिन इस वजह से जान देना बिल्कुल सही नहीं। बात पूरी होते ही हाथ के एक कराटे चॉप से शेन लियान बेहोश हो गई। उसे जमीन पर डाल दिया। फिर रस्सी में बंधी लियू यान को देखा। वो छटपटाती रही, गाली देती रही। समझ नहीं आया कि इस औरत में ऐसी क्या बात है जो शेन लियान उसके लिए जन्म देने को तैयार थी। सोचने का मन नहीं था। हाथ उठाया, तभी कियानियोन और ये फैमिली डिसाइपल सही वक्त पर पहुंचे। रिएक्शन ठीक है, इन दोनों को पकड़कर वापस ले जाओ। वो ही मर्ज रेम पीक है। रेस्टोरेंट इमोर्टल प्रिज्म में बंद करो। जब मुझे वक्त मिले धीरे धीरे पूछूंगा। कियानियोन ने तुरंत बो करते हुए लोगों को दोनों को घसीटने का इशारा किया। कियानियोन ने तुम्हारे पास आकर उत्सुकता से हाथ मलते हुए कहा, फैमिली हेड, मुझे लगता है हेवन फेंग डायनेस्टी भी कोई अच्छा नहीं है। हम कब उन्हें खत्म करें? बस मैंने पहले कहा था, लॉन्ग डिस्टेंस वॉर में कोई बेनिफिट नहीं। वो एम्बेरस्ड होकर सिर खुजाने लगा, फिर भी आर्ग्यू करना चाहता था। तुम्हें अचानक याद आया। तुमने पूछा, पिछली बार टियानसिंग स्वॉर्ड सेट से क्या मिला? चियानियोन की आंखें चमकी। तुरंत एक स्पिरिचुअल टूल से एक लिस्ट बनाई, दोनों हाथों से तुम्हें दी। तुमने एक नजर डाली, आईब्रो उठ गई। टॉप क्वालिटी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स 36, रिफाइनिंग वॉइड रेल्म ब्रेक थ्रू पिल्स 3, सीक्रेट रेल्म्स 2 लोकेशंस, ग्रेट एबिलिटीज क्लोज 3 लोकेशंस। दिल में जैकपॉट। टियानसिंग स्वॉर्ड सेट का सबसे स्ट्रॉन्ग भी रिफाइनिंग वॉइड रेल्म था, फिर भी इतने ट्रेजर्स थे। तुमने तुरंत लिस्ट पॉकेट में रखी, ऑर्डर दिया, हर ग्रेड के फ्लाइंग स्वॉर्ड्स और पिल्स सबके लिए एक एक अलग करो। ये कहकर तुम सीधे तियानसिंग स्वॉर्ड सेट के रूइंस की तरफ उड़े। पिल्स और वेपन्स बाद में भी देखे जा सकते थे, लेकिन सीक्रेट रेल्म्स और ग्रेट एबिलिटीज क्लोथ्स का इंतजार नहीं। पिछले जन्म में ज्यादातर वक्त स्ट्रे कल्टिवेटर था, इसलिए बेहतर जानता है कि ये चीजें कल्टिवेशन के लिए टॉप टियर ट्रेजर्स हैं। तुम तियानसिंग स्वॉर्ड सेट के मेन हॉल के बाहर उतरे। एक सफेद कपड़े वाला यंग मैन वहां घुटनों पर बैठा पेपर मनी जला रहा था, एंसेस्ट्रल राइट्स कर रहा था। तुमने उसे देखा, हल्की हैरानी हुई। ही मर्ज रेल्म मिड, इतना यंग, बिल्कुल टॉप टियर। यहाँ आकर ये जरूर तियानसिंग स्वॉर्ड सेट का बाकी है। तुमने शान से कहा, यहाँ क्यों आए? यंग मैन ने तुरंत सिर उठाया, जमीन से तलवार उठाई, तुम्हें घूरा। तुम ये फैमिली के हो? तुम हंसे। ये फैमिली का फैमिली हेड, ये हुआंग तियान। यंग मैन का चेहरा बदल गया, हैरानी से बोला, ये फैमिली हेड ये यांग नहीं है? मैंने उन्हें देखा है। तुम कौन हो एक्चुअली? तुमने शोल्डर्स श्रग किए। ये फैमिली का बड़ा बेटा, ये हुआंग तियान। जो पूछना है जल्दी पूछो। तियानसिंग स्वॉर्ड सेट के बाकी ट्रेजर्स लेने हैं। यंग मैन की आंखें लाल हो गईं, तलवार ऊंची हुई, लेकिन हमला नहीं किया। उसने एक एक शब्द से कहा, तुमने मेरी सेक्ट को हर्ट किया। ये रॉन्ग है। अगर मैं तुम्हारी वजह से ये फैमिली को हर्ट करूं तो मैं भी गलत हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसूंगा। बहुत क्लेवर। तुम ठंडी हंसी के साथ एक नज़र में नीचे बेहोश ये फैमिली डिसाइपल्स देखे। तुम इतने काइंड हो, तो क्या तुम मुझे चैलेंज करने आए हो? यंग मैन गर्दन अकड़ाकर बोला, जो तुमने किया उसके लिए अच्छे तरीके का अप्रोच नहीं है। तुम खिलखिलाए, बिल्कुल राइट, जैसे को तैसा की फिलॉसफी तो बिल्कुल पॉसिबल है। यंग मैन वहीं जम गया, दिमाग में घड़घड़ाहट। आधी घड़ी बाद एक शब्द भी नहीं निकला।
तुमने उसकी तलवार उठाई, फिर उसके सामने रख दी। नुकसान बराबर तो समझौता बराबर है। अगर मुझसे लड़ना है तो चैलेंज स्लिप मत लिखो, सीधे ये फैमिली आ जाओ। ये कहकर तुम सीधे ब्लैक माउंटेन में गए। कियान यून के मार्क किए हुए सीक्रेट रेल एंट्रेंस पर पहुंचे। पहले एक क्लोन भेजा, सेफ हुआ तभी खुद अंदर गए। पहले सीक्रेट रेल में हर तरफ फ्लेम था, 100 माइल्स तक। तुमने उस डीमन कोर को देखा, इतना अच्छा फायर एट्रीब्यूट सीक्रेट रियल। यहाँ फायर एट्रीब्यूट हर्ब्स उगाओ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तुमने सीक्रेट रेलम बाहर निकाला, स्टोन सी में स्टोर कर लिया। फिर दूसरे सीक्रेट रेलम का तुमने पहले क्लोन से चेक कराया, सेफ लगा तो खुद गए। कुछ कदम चले, पश्चिम दिशा से एक आवाज आई। पास गए तो देखा 10,000 साल पुराना मोशिंग स्टोन परसेंटरी था। तुम्हारी आंखें चमक उठी। पिछले जन्म में आधे कद की छोटी सीडलिंग भी स्काई हाई प्राइस में बिकती थी, यहाँ तो पूरे स्काई टचिंग ट्रीज थे। ये तो असली जैकपॉट है। तुमने बिना एक पल रुके दूसरा सीक्रेट रेलम भी कलेक्ट कर लिया। दोनों सीक्रेट रेलम्स मिल गए। बाकी 3 ग्रेट एबिलिटीज क्लोज के लिए उम्मीद थी, लेकिन अंदर जाकर मुंह बन गया। कोई टेक्निक नहीं, कोई ट्रेजर नहीं, बस खून न करो, दूसरों के साथ वैसा करो जैसा खुद के साथ चाहते हो। जैसी बेकार कल्टीवेशन बैंटर थी। तुमने तुरंत इन तीनों क्लोथ्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। दोनों सीक्रेट रेलम्स लेकर ये फैमिली वापस आए। सही जगह ढूंढकर सीक्रेट रेलम सेट किए। तुरंत ये फैमिली डिसाइपल्स को बुलाया, अंदर जाकर मैनेज करने को कहा। प्लांट्स उगाओ। थोड़े वक्त का पैसा नहीं, परमानेंट रिसोर्सेज चाहिए, तो लॉन्ग टर्म फार्मिंग चाहिए। सीक्रेट रेलम सेटल करके टूसू एल्डर को बुलाया। वो अभी हॉल में आए ही थे। वो करते हुए बोले, फैमिली हेड, 3 दिन बाद बेटे की शादी है, आपकी उपस्थिति चाहिए। तुमने सिर हिलाया, सीधे काम पर आए। सुना है तुम्हें इस दुनिया की हिस्ट्री की काफी नॉलेज है, कुछ सवाल है? फैमिली हेड, पूछिए। ये दुनिया में जो सबसे पुराना एरा रिकॉर्ड में है, क्या वो भी ऐसा ही था? जो स्ट्रांग हो भी रूल करे? टूसू एल्डर रुक गया, सोचते हुए बो करके जवाब दिया, फैमिली हेड, ये तो मैं इन्फॉर्म नहीं कर सकता। अगर हिस्ट्री बुक्स सच हैं तो एंशिएंट एरा के बाद से शायद हमेशा ऐसा ही रहा है, लेकिन अभी की हिस्ट्री बुक्स पुरानी और अनवेरिफाइड है। कितनी सच हैं कहना मुश्किल है। तुमने एक उंगली टेबल पर टैप करते हुए आंखों में गहरा मतलब झलकाया। एंशिएंट एरा से